भी ग्रेजुएट हुए हो और एक कंपनी आपको 2 करोड़ रुपए पर ईयर की स्टार्टिंग सैलरी ऑफर करती है। एक फैंटेसी लगती है ना, पर ये फैंटेसी नहीं है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की असली दुनिया है। और दोस्त, ये तो आज के लिए हमारा वार्म अप एक्ट है। वेलकम टू द डीप डाइव। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपको एक एज हासिल करना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आप एक भी इनसाइट मिस नहीं करना चाहोगे। बिल्कुल। और आज का हमारा सफर काफी वाइड रेंजिंग होने वाला है। हम एक मैराथन सेशन कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए एक पूरा लेक्चर। हम हाई फाइनेंस की तेज दुनिया और क्रिप्टो रेगुलेशन से शुरू करेंगे, फिर हम इसरो के मिशंस और इंडिया में आर्बिट्रेशन लॉ की कॉम्प्लेक्स दुनिया में जाएंगे। और हम यही नहीं रुकेंगे, हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे, चाइना के डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब को डिकोड करेंगे और सॉफ्ट मैटर की अजीब फिजिक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, मतलब टूथपेस्ट और केचप वाली फिजिक्स। फिर पेंशन स्कीम्स, गोस्ट वोटर्स की चुनौती और पैक्स सिलिका की ग्लोबल टेक पॉलिटिक्स पर भी बात होगी। ये एक लंबा, डिटेल्ड और सुपर मेमोरेबल सेशन होने वाला है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। हु पेज स्टार्टिंग सैलरीज ऑफ ओवर 2 करोड़ रुपीज पर ईयर? ब्रॉड माइक्रो थीम, हाई फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए उस 2 करोड़ वाले सवाल से शुरू करते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या एचएफटी की दुनिया क्या है, और ये कौन सी कंपनीज हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को इतना पे कर रही हैं? ये दुनिया है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग या क्यूटी की, जहां फाइनेंस थियोरेटिकल फिजिक्स से मिलता है। सरल शब्दों में एचएफटी एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड है जिसमें पावरफुल कंप्यूटर्स और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है, और इनके जरिए एक सेकंड के छोटे से हिस्से में लाखों करोड़ों ऑर्डर्स प्रोसेस किए जाते हैं। सेकंड के छोटे से हिस्से में? ये तो सुनने में ही बहुत इंटेंस लग रहा है। क्या आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं कि ये पैसा कैसे कमाते हैं? बिल्कुल। इमेजिन करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 3,000 रुपए 1 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, और ठीक उसी माइक्रो सेकंड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी कीमत 3,000 रुपए 2 रुपए। सिर्फ एक पैसे का फर्क? हाँ, हमारे और आपके लिए ये एक पैसे का फर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एचएफटी एल्गोरिथम जो एक्सचेंज के सर्वर के पास ही फिजिकली लोकेटेड होता है ताकि डिले कम हो, वो इसे तुरंत पकड़ लेगा। वो एल्गोरिथम तुरंत एनएसई पर लाखों शेयर्स खरीदेगा और बीएसई पर बेच देगा, और आंख झपकने से भी कम समय में हजारों का प्रॉफिट कमा लेगा। अब सोचो, ये दिन में हजारों बार होता है। वाओ! तो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग का नहीं बल्कि स्पीड का खेल है। इसका कोर लॉजिक क्या है? एग्जैक्टली इसका कोर लॉजिक 2 पिलर्स पर टिका है। पहला है लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब है डिले, तो लो लेटेंसी ट्रेडिंग का मतलब है उस डिले को माइक्रो सेकंड्स तक कम करना। अच्छा, और दूसरा पिलर? दूसरा है प्राइस आर्बिट्राजेस को एक्सप्लॉइट करना। आर्बिट्राज मतलब दो या दो से ज्यादा मार्केट्स में कीमत के मामूली से अंतर का फायदा उठाना। ये फर्म्स मार्केट की रैंडमनेस को मॉडल करने के लिए स्टोकेस्टिक कैलकुलस जैसी एडवांस्ड मैथमेटिक्स और दूसरे एल्गोरिथम्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए गेम थ्योरी का इस्तेमाल करके स्ट्रेटजीज बनाती हैं। और इसके पीछे लोग कौन हैं? आपने कहा था कि ये फिजिक्स और मैथ पीएचडीज को हायर करते हैं, फाइनेंस एमबीएस को नहीं। सही। इनकी टीम्स में 2 तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। पहला, क्वांट रिसर्चर्स, ये दिमाग हैं, वो विजर्ड्स जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं। और दूसरे हैं लो लेटेंसी डेवलपर्स, जो एलीट प्रोग्रामर्स होते हैं। वो C++ जैसी लैंग्वेजेस में कोड लिखते हैं जो नैनो सेकंड्स बचाने के लिए इनक्रेडिबली फास्ट हों। इस फील्ड की टॉप फर्म्स हैं ऑप्टिवा, जेन स्ट्रीट और हडसन रिवर ट्रेडिंग। इन्हें प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग हाउसेस कहते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट्स के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के पैसे से ट्रेड करती हैं। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसका टेक अवे क्या है? ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक मेंस में GS3 के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स के एवोल्यूशन को समझने के लिए क्रूशियल है। ये टेक्नोलॉजी के बढ़ते रोल और उससे जुड़े नए रेगुलेटरी चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। प्रीलिम्स में एचएफटी, लो लेटेंसी और आर्बिट्राज जैसे टर्म्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये फाइनेंस का नया चेहरा है। समझ गई। ठीक है, चलिए इसे लॉक करते हैं। अब इसे जोर से बोलने की प्रैक्टिस करें। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यूजेस एल्गोरिथम्स फॉर लो लेटेंसी ट्रेड्स टू एक्सप्लॉइट प्राइस आर्बिट्राजेस। परफेक्ट। तो मिनी रिकैप ये है, एफएचटी अच्छे स्टॉक्स चुनने के बारे में नहीं है। ये फिजिक्स लेवल की स्पीड और मैथ्स का इस्तेमाल करके मार्केट की छोटी मोटी परफेक्शन से प्रॉफिट कमाने के बारे में है। कूल है ना? जी। चलिए फास्ट मनी से डिजिटल मनी की तरफ चलते हैं। हाउ अ क्रिप्टो फर्म्स वेटिंग कस्टमर्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, फाइनेंशियल रेगुलेशन। ठीक है, हमारा अगला स्निपेट है क्रिप्टो का केवाईसी, हाउ इंडिया इज ट्रैकिंग डिजिटल मनी। काफी समय तक क्रिप्टो फाइनेंस की दुनिया का वाइल्ड वेस्ट लगता था, पूरी तरह अनोनिमस, लेकिन इंडिया में ये तेजी से बदल रहा है ना? बिल्कुल सही। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अब बैंक्स की तरह ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अम्ब्रेला के नीचे लाया जा रहा है। इसका लक्ष्य है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकना। एक यूजर के लिए रियल लाइफ में ये कैसा दिखता है? ये अब काफ़ी फेमिलियर हो गया है। जैसे बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार और पैन कार्ड चाहिए, वैसे ही अब वजीर एक्स या कॉइन DCX जैसे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट बनाने के लिए आपको फुल KYC प्रोसेस पूरा करना होगा। वो आपका IP एड्रेस और दूसरी डिटेल्स भी रिकॉर्ड करेंगे। इन प्लेटफॉर्म्स पर अनोनिमस क्रिप्टो ट्रेडिंग का दौर अब खत्म हो गया है। तो इसके पीछे लीगल फ्रेमवर्क क्या है? यहाँ की लेजिस्लेशन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या PMLA। सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो क्रिप्टो का ऑफिशियल टर्म है, उसे PMLA के दायरे में ला दिया है, और इसे इन्फोर्स करने वाला मेन रेगुलेटर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया या FIUIND। इसने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और कस्टोडियंस को रिपोर्टिंग एंटिटीज डिक्लेयर कर दिया है। रिपोर्टिंग एंटिटीज, ये सुनने में इंपॉर्टेंट लगता है। इसका मतलब क्या है? ये एक लीगल क्लासिफिकेशन है जो उन्हें PMLA के सभी रूल्स फॉलो करने के लिए मैंडेटरी बनाता है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। 1, KYC डेटा कलेक्ट और वेरीफाई करना। 2, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना और FIUIND को रिपोर्ट करना। और 3, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। वो एक क्लेवर टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे पेनी ड्रॉप मेथड कहते हैं। पेनी ड्रॉप मेथड
ये तो इंटरेस्टिंग है, ये क्या है? आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए एक्सचेंज आपके अकाउंट में 1 रुपए जैसी बहुत छोटी अमाउंट भेजता है। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और बैंक अकाउंट पर नाम आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से मैच करता है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस या डेक्स। ये प्लेटफॉर्म्स बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑटोमेटेड कोड पर चलते हैं और अनोनिमस ट्रांजैक्शंस अलाउ करते हैं। इन्हें रेगुलेट करना AML CFT यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के एफर्ट्स के लिए ग्लोबली एक बड़ा हर्डल है। और हम टैक्स एंगल को भी नहीं भूल सकते। बिल्कुल, याद रखना, इंडिया में क्रिप्टो से होने वाले किसी भी प्रॉफिट पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है और साथ ही हर ट्रांजैक्शन पर 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS भी है। यूपीएससी के लिए ये GS3 का एक कोर टॉपिक है जिसमें फाइनेंशियल रेगुलेशन और नई टेक्नोलॉजीज का इंपैक्ट कवर होता है। प्रीलिम्स में FIUIND के फंक्शंस, PMLA के की प्रोविजंस और सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बीच के अंतर पर सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इसे पक्का करते हैं। इसे दोहराएं। FIUIND enforces PMLA on crypto exchanges, making KYC and penny drop verification mandatory. तो मिनी रिकैप ये है, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस अब फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए सरकार की कड़ी निगरानी में है, लेकिन क्रिप्टो दुनिया का डिसेंट्रलाइज्ड हिस्सा अभी भी एक बड़ा रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट है। What happened to ISRO's PSLV C62 mission? FAQ, broad micro theme, space technology. चलिए, अब साइंस एंड टेक सेक्शन में रॉकेट की स्पीड से चलते हैं। हमारा पहला स्टॉप, ISRO's setback, the PSLV C62 mission failure. हम अक्सर इसरो की सक्सेसेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फेलियर्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ क्या हुआ था? शॉर्ट में कहूं तो PSLV 62 मिशन अपने मेन सैटेलाइट को ऑर्बिट में डिप्लॉय करने में फेल हो गया। इसका कारण रॉकेट के अपर स्टेज में एक टेक्निकल ग्लिच था। क्या आप कोई एनालॉजी दे सकते हैं कि गड़बड़ क्या हुई? इसे एक मल्टी स्टेज डिलीवरी सिस्टम की तरह सोचिए। एक बड़ा ट्रक, पहला स्टेज, पैकेज को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाता है। फिर एक छोटी वैन, दूसरा स्टेज, उसे शहर में लेकर आती है। और आखिर में एक डिलीवरी पर्सन स्कूटर पर, तीसरा स्टेज, उसे आखिरी गली तक ले जाता है। इस मिशन में स्कूटर का हैंडलबार जैम हो गया और वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने से ठीक पहले कंट्रोल से बाहर घूमने लगा। कुछ ऐसा ही PSLV के थर्ड स्टेज के साथ हुआ। चलिए टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। मिशन क्या था और स्पेसिफिक फॉल्ट क्या था? मिशन का प्राइमरी पेलोड था EOS-11, जो DRDO के लिए एक सर्वेलेंस सैटेलाइट था। फेलियर का टेक्निकल रीजन था थर्ड स्टेज, जिसे PS3 कहते हैं, में रोल रेट डिस्टर्बेंस। इसका मतलब है कि रॉकेट का वो स्टेज अपनी एक्सेस पर बहुत तेज और अनकंट्रोल स्पीड से घूमने लगा, जिसकी वजह से फाइनल स्टेज सही से सेपरेट होकर फायर नहीं कर पाया। जब ऐसा कुछ होता है तो इसरो का प्रोसेस क्या होता है? या उनके पास कोई परमानेंट इन्वेस्टिगेशन टीम है? एक बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम्स के लिए की पॉइंट भी। जब कोई मिशन फेल होता है तो इसरो चेयरमैन एक फेलियर एनालिसिस कमेटी या FAC बनाते हैं। ये कोई परमानेंट स्टैंडिंग बॉडी नहीं है, ये एक एडहॉक कमेटी है जो उस इंसिडेंट के लिए स्पेशली बनाई जाती है। इसका काम रूट कॉज ढूंढना और करेक्टिव एक्शंस रेकमेंड करना होता है। क्या दूसरे सैटेलाइट्स भी अफेक्ट हुए और क्या ऐसा पहले भी हुआ है? हाँ, इस मिशन में छोटे पेलोड्स भी थे, जैसे थाईलैंड का थियोस 2A सैटेलाइट और इसरो का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जिसे किड कहते हैं, वो भी लॉस्ट हो गए। जो बात इस फेलियर को ज्यादा कंसर्निंग बनाती है वो ये है कि एक बहुत सिमिलर एनॉमली पिछले मिशन PSLV 61 में भी हुई थी। वो EOS-09 सैटेलाइट ले जा रहा था। इससे पता चलता है कि ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम है। और UPSC रेलेवेंस यहाँ बिल्कुल सॉफ है। बिल्कुल, GS3 साइंस एंड टेक के लिए ISRO के लॉन्च व्हीकल्स जैसे PSLV और LVM-3, उनके डिफरेंट स्टेजेस और फेलियर एनालिसिस मैकेनिज्म को समझना क्रूशियल है। प्रीलिम्स में फैक्ट के नेचर पे एक सवाल बन सकता है कि ये स्टैंडिंग बॉडी है या एडहॉक। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब इसे बोलकर प्रैक्टिस करें। The PSLV C62 mission failed due to a roll rate disturbance in its third stage, and an ad hoc failure analysis committee was constituted to investigate. मिनी रिकैप, PSLV के थर्ड स्टेज में एक रिकरिंग टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक क्रिटिकल मिशन फेल हो गया, जिसके बाद एक नॉन परमानेंट कमेटी द्वारा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। अब स्पेस में टेक्निकल रेफरी से बिजनेस में एक मिसिंग रेफरी की ओर चलते हैं। बिल्कुल। Has an arbitration council been constituted? Broad macro theme, law and governance. अगला हम बात कर रहे हैं द मिसिंग रेफरी, इंडियाज आर्बिट्रेशन काउंसिल के बारे में। 2019 में कोर्ट्स के बाहर बिजनेस डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए एक पावरफुल नेशनल रेगुलेटर बनाने का प्लान था। इसका नाम था आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ACI। पर ऐसा लगता है कि वो कहीं गायब हो गया है। आपका मिसिंग रेफरी का एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। इमेजिन कीजिए आप एक हाई स्टेक्स कमर्शियल क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और कोई अंपायर ही नहीं है। इंडिया में आर्बिट्रेशन गवर्नेंस की हालत कुछ ऐसी ही है। आर्बिट्रेशन बिजनेस डिस्प्यूट्स के लिए प्राइवेट अंपायर की तरह होता है और ACI को उन सभी अंपायर्स के लिए BCCI जैसा बनना था, एक बॉडी जो रूल्स और स्टैंडर्ड सेट करे। पर वो बॉडी कभी बनी ही नहीं। तो ACI का प्रपोजल लाया ही क्यों गया था? गोल क्या था? गोल था इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना। कोर्ट केसेस सालों तक चल सकते हैं जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। आर्बिट्रेशन एक फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव है। इसी सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2019 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को अमेंड किया था और इसी अमेंडमेंट में ACI बनाने का प्रपोजल था। और इसके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होने थे? ACI को 2 प्राइमरी मैंडेट्स दिए गए थे। पहला, इंडिया में आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड और रेगुलेट करना, मतलब एक क्वालिटी रेटिंग सिस्टम बनाना। दूसरा, सभी आर्बिट्रेशन अवार्ड्स का एक नेशनल रिपोजिटरी मेंटेन करना, जिससे एनालिसिस और पॉलिसी मेकिंग के लिए वैल्यूएबल डेटाबेस बनता।
लेकिन की इशू ये है कि सालों बाद भी ये काउंसिल सिर्फ कागजों पर है, इसे कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। और मुझे लगता है कि इसके स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ कंसर्न्स थे, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस को लेकर। हाँ, ये एक बड़ा कंसर्न है। सरकार देश की सिंगल लार्जेस्ट लिटिगेंट है, मतलब वो सबसे ज्यादा लीगल केसेस में इन्वॉल्व है। एसीआई के प्रपोज्ड स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा था। इससे एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है। अगर रेगुलेटर गेम के सबसे बड़े प्लेयर के कंट्रोल में होगा तो उसकी इंडिपेंडेंस पर सवाल उठेंगे। क्या इस एरिया में कोई न्यू डेवलपमेंट्स है? 2024 में एक नया बिल है जो कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। ये इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का कॉन्सेप्ट लाता है, जो मेन आर्बिट्रेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही पार्टीज को अर्जेंट रिलीफ दे सकता है। ये बिल सेक्शन 9 के तहत कोर्ट्स के इंटरवेंशन को भी कम करने का एम रखता है। ये यूपीएससी के लिए एक कोर गवर्नेंस टॉपिक लगता है। एब्सोल्युटली। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए ये सीधे तौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR मैकेनिज्म्स और स्टैट्यूटरी बॉडीज के फंक्शनिंग से जुड़ा है। प्रीलिम्स में ACI के मैंडेट या 2024 बिल के फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है। इस जानकारी को अपनी मेमोरी में लॉक करते हैं। अब आप ट्राई कीजिए। The Arbitration Council of India, proposed in the 2019 amendment, is yet to be constituted, raising concerns about government dominance in a body meant to be independent. Mini recap. बिजनेस डिस्प्यूट्स को तेज और फेयर बनाने के लिए इंडिया का एक पावरफुल रेगुलेटर का प्लान लिम्बो में फंसा हुआ है, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के रास्ते में एक रोड ब्लॉक है। हाउ शुड इंडिया टैकल चाइल्ड ट्रैफिकिंग? ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस। अब हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, प्रोटेक्टिंग चाइल्डहुड, इंडियाज फाइट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। ये एक घिनौना अपराध है और इंडिया के पास इससे लड़ने के लिए एक मल्टी लेयर्ड फ्रेमवर्क है। इसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और स्पेसिफिक डोमेस्टिक लॉज शामिल हैं। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स दिल दहलाने वाले हैं और दुर्भाग्य से बहुत आम है। ये अक्सर धोखे से शुरू होता है। एक गरीब ग्रामीण परिवार के बच्चे को बड़े शहर में अच्छी नौकरी या शादी का वादा किया जाता है। उन्हें शहर लाया जाता है, सबसे अलग कर दिया जाता है और फिर उन्हें मजदूरी, घरेलू गुलामी या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में धकेल दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया धोखे और भर्ती से लेकर शोषण तक चाइल्ड ट्रैफिकिंग है। चलिए इस लीगल फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके की पिलर्स क्या हैं? हम इसे 3 लेवल्स पर देख सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर की डॉक्यूमेंट है पलेमो प्रोटोकॉल ऑफ 2000, जो ट्रैफिकिंग की ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन देता है। ये याद रखना जरूरी है कि ट्रैफिकिंग का मतलब सिर्फ किसी को फिजिकली ट्रांसपोर्ट करना नहीं है। इसमें एक्सप्लॉयटेशन के उद्देश्य से धमकी, बल या धोखे के माध्यम से लोगों की भर्ती, उन्हें पनाह देना या प्राप्त करना भी शामिल है। और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर? हमारा संविधान इसके खिलाफ शक्तिशाली फंडामेंटल राइट्स देता है। आर्टिकल 23 साफ तौर पर ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, और आर्टिकल 24 बच्चों को हैजर्डस जॉब्स में लगाने पर रोक लगाता है। ये हमारे एंटी ट्रैफिकिंग लॉज का संवैधानिक आधार है। अब स्पेसिफिक लॉज की बात करते हैं। हमारे पास मुख्य कानूनी हथियार क्या हैं? नई भारतीय न्याय संहिता BNS में एक डेडिकेटेड सेक्शन 143 है जो ट्रैफिकिंग को पीनलाइज करता है। जुडिशरी भी प्रोएक्टिव रही है। सुप्रीम कोर्ट ने KP किरण कुमार वर्सेस स्टेट जैसे केसेस में गाइडलाइंस दी हैं। लेकिन शायद सबसे क्रूशियल लॉ है पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पॉक्सो के बारे में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये जेंडर न्यूट्रल है, जो लड़कों और लड़कियों दोनों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाता है। और इसमें सबसे एक्सट्रीम केसेस में डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है। यहाँ यूपीएससी रेलेवेंस बहुत साफ है। हाँ, ये GS1 सोसाइटी और GS2 सोशल जस्टिस वल्नरेबल सेक्शंस के लिए एक क्रिटिकल टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल्स 23 और 24 के फीचर्स, पलेमो प्रोटोकॉल और पॉक्सो एक्ट के जेंडर न्यूट्रल एस्पेक्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए इस फ्रेमवर्क के की कंपोनेंट्स को रिहर्स करते हैं। इस लाइन को दोहराएं। India's anti-trafficking framework is built on the Palermo Protocol internationally, BNS Section 143 and Articles 23 and 24 domestically, and the gender-neutral POCSO Act for sexual offences. मिनी रिकैप। इंडिया के पास चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने अपराध से लड़ने के लिए एक मजबूत, मल्टी लेयर्ड कानूनी ढाल है। इसमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और मजबूत डोमेस्टिक लॉज का कॉम्बिनेशन है। कैन द चाइनीज गवर्नमेंट अरेस्ट इट्स एजिंग प्रॉब्लम? ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डेमोग्राफिक्स। अब एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो 21वीं सदी को डिफाइन करेगी, द ग्रेट फॉल ऑफ चाइना, एन एजिंग ड्रैगन। दशकों तक चीन की विशाल आबादी को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। अब वही डेमोग्राफिक प्रोफाइल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इसे समझने के लिए एक पावरफुल एनालॉजी है 4-2-1 फैमिली स्ट्रक्चर। इमेजिन कीजिए एक परिवार जिसमें 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिन्हें 2 पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और उनका सिर्फ एक बच्चा है। 6 अडल्ट्स को सपोर्ट करने का पूरा बोझ आखिर में उसे एक बच्चे पर आ जाता है। ये अब सिर्फ एक पारिवारिक समस्या नहीं है, ये चाइना के लिए एक राष्ट्रीय संकट है। आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले होंगे। चलिए डेटा पर नजर डालते हैं। डेटा वाकई चिंताजनक है। चाइना की पॉपुलेशन 2025 तक गिरकर 1.404 बिलियन होने का अनुमान है, और ज्यादा क्रिटिकल बात यह है कि 2050 तक उसकी 40% से ज्यादा आबादी 60 साल से ऊपर की होगी। इससे एक मैसिव डिपेंडेंसी रेशियो पैदा होता है, जिसमें एक बहुत बड़ी एल्डरली पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग एज लोग कम पड़ जाते हैं। ये उसकी दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी का सीधा नतीजा है। तो सरकार इसे उलटने के लिए क्या कर रही है? ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी चैलेंज होनी चाहिए। वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं।
ये एक ड्रामेटिक पॉलिसी रिवर्सल है। 2016 में उन्होंने ऑफिशियली वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया और टू चाइल्ड पॉलिसी लाए। जब उससे बर्थ रेट्स में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई तो 2021 से थ्री चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। वो ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए पेरेंट्स को कैश सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स भी दे रहे हैं। क्या जन्म को प्रोत्साहित करने के अलावा भी कोई उपाय है? हाँ, वो रिटायरमेंट एज बढ़ा रहे हैं, पुरुषों के लिए 63 और महिलाओं के लिए 55 या 58, ताकि लोग ज्यादा समय तक वर्कफोर्स में रहें। वो उन सामाजिक रिवाजों पर भी क्रैकडाउन कर रहे हैं जो शादी को महंगा बनाते हैं, जैसे कुछ ग्रामीण इलाकों में मांगी जाने वाली ब्राइड प्राइस। लेकिन यहाँ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज CSS ने चेतावनी दी है कि देश के नेशनल पेंशन फंड्स 2035 तक पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। लाखों करोड़ों बुजुर्गों के लिए एक बैंकरप्ट पेंशन सिस्टम, ये तो बड़े पैमाने पर सोशल अनरेस्ट का रेसिपी है। यहाँ UPSC एंगल क्या है? ये GS1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज और GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस के सवालों में अक्सर इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड और चाइना के डेमोग्राफिक क्राइसिस के बीच तुलना करने को कहा जाता है। चाइना के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को समझना ग्लोबल पावर डायनामिक्स के भविष्य को समझने के लिए की है। चलिए उस समरी की प्रैक्टिस करते हैं। इसे बोलकर प्रैक्टिस करें। China is tackling its aging population by abolishing the one-child policy, raising retirement ages, and offering subsidies, but its pension funds are projected to become insolvent by 2035. मिनी रिकैप। चाइना अपने डेमोग्राफिक डिक्लाइन को उलटने के लिए समय के खिलाफ एक हताश दौड़ में है, लेकिन इसका गंभीर आर्थिक नतीजा, खासकर एक मंडराता पेंशन संकट, उसके भविष्य के लिए खतरा है। सॉफ्ट मैटर, द अनयूजुअल फिजिक्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जियोपॉलिटिक्स से फिजिक्स की अजीब दुनिया की ओर चलते हैं। ना सॉलिड ना लिक्विड, बल्कि बीच में कुछ। हम बात कर रहे हैं द वियर्ड वर्ल्ड ऑफ सॉफ्ट मैटर के बारे में। ये टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की चीजों का साइंस है। वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। टूथपेस्ट ट्यूब में एक सॉलिड की तरह अपनी जगह पे रहता है, लेकिन जब आप उसे दबाते हैं तो वो एक लिक्विड की तरह बहता है। यही सॉफ्ट मैटर इन एक्शन है। दूसरे एग्जाम्पल्स हमारे चारों ओर हैं। शैम्पू, केचप, पेंट, जेल्स, फोम्स और ब्लड और सेल मेम्ब्रेन्स जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल्स भी। तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? स्कूल में तो हमने सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था। साइंटिफिक डेफिनेशन है वो मटेरियल्स जो एक्सटर्नल फोर्सेस से आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं। वो स्ट्रेस के तहत लिक्विड की तरह बह सकते हैं, लेकिन रेस्ट पर अपना शेप बनाए रखते हैं। उनका स्ट्रक्चर ही उन्हें यूनिक बनाता है। उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स मीजोस्कोपिक होते हैं, एटॉमिक और मैक्रोस्कोपिक स्केल के बीच। मतलब सिंपल एटम से बड़े, लेकिन नंगी आंखों से दिखने वाले पार्टिकल से छोटे। और इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या चीज एक साथ रखती है? ये डायमंड जैसे सॉलिड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अलग होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत वीक फोर्सेस से जुड़े होते हैं, जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्योंकि ये बॉन्ड्स इतने वीक होते हैं, ये थर्मल फ्लक्चुएशंस या एक्सटर्नल फोर्स से आसानी से टूट और फिर से बन सकते हैं। इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज कंडीशंस पर बहुत डिपेंड करती हैं। और साइंस की वो फील्ड जो ऐसे मटेरियल्स के फ्लो और डिफॉर्मेशन को स्टडी करती है, उसे रियोलॉजी कहते हैं। आपने बताया था कि इससे जुड़ा एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट भी है। द पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले लैब एक्सपेरिमेंट के रूप में लिस्टेड है। इसे 1927 में शुरू किया गया था, ये दिखाने के लिए कि कुछ मटेरियल्स जो सॉलिड दिखते और महसूस होते हैं, असल में एक्सट्रीमली हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स होते हैं। इसमें पिच नाम का मटेरियल यूज होता है जो तार जैसा होता है। लगभग 100 सालों में सिर्फ 9 बूंदें गिरी है। हर बूंद को बनने और गिरने में करीब 1 दशक लगता है। 1 दशक एक बूंद के लिए? ये तो इनक्रेडिबल है। सॉफ्ट मैटर के बारे में जानने की UPSC रेलेवेंस क्या है? GS3 बेसिक साइंस के लिए ये जानने का एक ग्रेट कॉन्सेप्ट है। ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से परे स्टेट्स ऑफ मैटर की समझ को दर्शाता है। प्रीलिम्स में आपसे सॉफ्ट मैटर के एग्जांपल्स पहचानने को कहा जा सकता है, या रियोलॉजी की डेफिनेशन पर सवाल आ सकता है। चलिए टर्मिनोलॉजी को सही करते हैं। इसे ट्राई कीजिए। सॉफ्ट मैटर स्टडीड इन द फील्ड ऑफ रियोलॉजी consists of mesoscopic building blocks held by weak forces, allowing it to flow under stress like toothpaste or shampoo. मिनी रिकैप। सॉफ्ट मैटर वो स्क्विशी, डिफॉर्मेबल और अजीब स्टफ है जो हमारी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है, और इसका यूनिक बिहेवियर रियोलॉजी नामक फिजिक्स की फील्ड द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। व्हाट इज TN's न्यू हाइब्रिड पेंशन मॉडल? ब्रॉड माइक्रो थीम, पब्लिक पॉलिसी एंड इकोनॉमी। ठीक है, कैचअप की फिजिक्स से चलिए पेंशन्स के इकोनॉमिक्स में डाइव करते हैं। हम देख रहे हैं OPS, VS, NPS, VS, TPJES, तमिलनाडु पेंशन सोल्यूशन। ये इंडिया में इस समय एक बड़ी डिबेट है। कई स्टेट्स ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस जाना चाहते हैं। तमिलनाडु एक बीच का रास्ता प्रपोज कर रहा है। हाँ, कर रहा है। उनके सोल्यूशन को समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS एक गवर्नमेंट गारंटीड फिक्स डिपॉजिट की तरह है। आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा और ये सेफ है। न्यू पेंशन स्कीम NPS एक म्यूचुअल फंड की तरह है। आपके रिटर्न्स मार्केट पर डिपेंड करते हैं, तो इसमें रिस्क है। तमिलनाडु का प्रपोज्ड TAPS एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश है जो FD की कुछ गारंटीज और म्यूचुअल फंड का कुछ मार्केट एक्सपोजर ऑफर करता है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों स्कीम्स को ठीक से ब्रेक डाउन करते हैं। OPS और NPS के की फीचर्स क्या हैं? चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले OPS एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। ये नॉन कंट्रीब्यूटरी है, मतलब एम्प्लॉय कोई पैसा नहीं डालता। रिटायरमेंट पर उन्हें अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन मिलता है, और ये अमाउंट इन्फ्लेशन के साथ डियरनेस अलाउंस के जरिए बढ़ता है। पूरा फाइनेंशियल बर्डन सरकार पर होता है। और NPS जिसे कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी कहते हैं, ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करता है और सरकार भी उतना ही मैच करती है। ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है।
फाइनल पेंशन अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट्स कैसा परफॉर्म करते हैं। कोई गारंटीड पेंशन नहीं होती। और बीच में आपने यूएसपी का जिक्र किया। हाँ, वो सेंटर का प्रपोजल है फॉर एन अनअश्योर्ड पेंशन स्कीम, जो एनपीएस का एक मॉडिफिकेशन है। ये सर्विस के लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे का 50% अश्योर करता है। यहाँ कीवर्ड है एवरेज। तो तमिलनाडु का TAPS, द तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम, इन सबसे अलग कैसे है? यही टैप्स को यूनिक बनाता है। ये लास्ट ड्रॉन पे का 50% अश्योर करता है, एवरेज पे का नहीं। एम्प्लॉय की लास्ट ड्रॉन सैलरी हमेशा लास्ट ईयर की एवरेज सैलरी से ज्यादा होती है, तो ये एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है। इसमें डीए भी शामिल है, और क्रूशली इस अश्योरेंस को पाने के लिए कोई मिनिमम सर्विस लेंथ की जरूरत नहीं है। ये इसे ओपीएस के बेनिफिट्स के बहुत करीब ले आता है, जबकि एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर बनाए रखता है। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक क्रिटिकल टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स और सोशल सिक्योरिटी दोनों को टच करता है। एब्सोल्युटली, ये GS2 सोशल सिक्योरिटी और GS3 इंडियन इकोनॉमी के लिए कोर मटेरियल है। पेंशन रिफॉर्म्स के आसपास की डिबेट, स्टेट्स पर ओपीएस का फिस्कल बर्डन और डिफरेंट पेंशन मॉडल्स के प्रोज एंड कॉन्स मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। टैप्स इस डिबेट में एक नई और इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। चलिए इस नए मॉडल को एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करते हैं। इसे जोर से बोल के प्रैक्टिस करें। तमिलनाडु's TAPS is a hybrid pension model that assures 50% of the last drawn pay plus DA, making it more generous than the NPS and the center's proposal. मिनी रिकैप। टैप्स पेंशन डिबेट में एक मिडिल ग्राउंड खोजने की तमिलनाडु की इनोवेटिव कोशिश है। ये ओल्ड स्कीम की सिक्योरिटी उसके मैसिव फाइनेंशियल बर्डन के बिना ऑफर करती है। Why SIR verification needs to be fully digitized. Broad micro theme, governance and electoral reforms. Financial security से democratic security की ओर। हमारा अगला टॉपिक है Ghost Voters and Digital Rolls, the SIR Challenge. ये इंडिया की वोटर लिस्ट्स को क्लीन अप करने की एक क्रिटिकल प्रक्रिया के बारे में है। एक फ्लॉड प्रोसेस लाखों जेन्युइन वोटर्स को डिसइंफ्रेंचाइज करने का रिस्क पैदा कर सकता है। एनालॉजी सिंपल है पर डरावनी है। इमेजिन कीजिए आपका स्कूल अपने स्टूडेंट डेटाबेस को पुराने पेपर रजिस्टर से एक नए डिजिटल सिस्टम में अपडेट कर रहा है। अगर डेटा एंट्री के दौरान आपका नाम एक्सीडेंटली मिस हो जाता है, तो नया डिजिटल सिस्टम दिखाएगा कि आप स्टूडेंट नहीं हैं, भले ही आपके पास आईडी कार्ड हो और आप रोज क्लासेस अटेंड करते हो। वोटर लिस्ट के साथ नेशनल स्केल पर ऐसी ही गलती डेमोक्रेसी के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। तो वोटर लिस्ट को अपडेट करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं और प्रॉब्लम कहाँ है? इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI कंडक्ट करता है। ECI एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट का इस्तेमाल करता है, और हर वोटर के पास एपिक एक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। प्रॉब्लम उन वोटर्स के साथ है जिन्हें नॉन मैप्ड वोटर्स कहा जा रहा है। नॉन मैप्ड वोटर्स, इसका क्या मतलब है? ये वो वोटर्स हैं जिनके नाम ओल्ड लेगेसी पेपर बेस्ड इलेक्टोरल रोल्स में तो हैं, लेकिन वेरियस रीजन से उन्हें नए ECI नेट सिस्टम में एक फोटोग्राफ और दूसरी डिजिटल डिटेल से करेक्टली मैप या लिंक नहीं किया गया है। डर ये है कि क्लीनिंग अप प्रोसेस के दौरान इन नॉन मैप्ड एंट्रीज को एन मास डिलीट किया जा सकता है। और ये आंकड़े बहुत बड़े हैं, है ना? हाँ, कुछ एस्टिमेट्स बताते हैं कि ऐसी 65 मिलियन तक एंट्रीज हो सकती हैं, यानी 6.5 करोड़ पोटेंशियल वोटर्स जिनके नाम एक्सीडेंटली डिलीट हो सकते हैं अगर प्रोसेस को केयरफुली हैंडल नहीं किया गया। ये फुल्ली डिजिटाइज्ड एंड टू एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है। क्या फ्रॉडुलेंट एंट्रीज के खिलाफ भी कोई चेक्स हैं? हाँ, नए वोटर्स को ऐड करने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। नई भारतीय न्याय संहिता BNS में इस फॉर्म पर जानबूझकर फॉल्स डिक्लेरेशन देने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन के प्रोविजंस हैं। तो फ्रॉड के लिए पेनल्टीज हैं, लेकिन अभी बड़ा रिस्क जेन्युइन वोटर्स का एक्सीडेंटल डिलीशन लगता है। ये यूपीएससी के लिए एक क्लासिक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टॉपिक है। एग्जैक्टली, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और गवर्नेंस को कवर करने वाला एक कोर GS2 टॉपिक है। मेंस में वोटर डेटा मैनेजमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने में टेक्नोलॉजी का रोल और इलेक्टोरल रोल रिवीजन में चैलेंजेस जैसे इश्यूज पर डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं। चलिए कोर प्रॉब्लम को रिहर्स करते हैं। अब रिहर्स कीजिए। The special intensive revision of electoral rolls faces a major challenge with millions of non-mapped voters, highlighting the urgent need for full digitization on the ECI net platform to prevent their accidental deletion. मिनी रिकैप। करोड़ों नागरिकों के एक्सीडेंटल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट को रोकने के लिए इंडिया की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के एरर प्रोन प्रोसेस को अर्जेंटली और फुली डिजिटाइज करने की जरूरत है। द इंपॉर्टेंस ऑफ पैक्स सिलिका फॉर इंडिया, ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक ऐसे टॉपिक पर जो मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहा है, पैक्स सिलिका, द ग्लोबल अलायंस फॉर चिप्स एंड मिनरल्स। ये एक नई US लेड इनिशिएटिव है जिसका मकसद क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे सेमीकंडक्टर्स और AI की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए डेमोक्रेटिक नेशंस का एक फ्रेंड्स क्लब बनाना है, और खास तौर पर चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए। और इंडिया इसका एक की पोटेंशियल पार्टनर है। इसका रियल लाइफ एनालॉजी 20वीं सदी में ऑयल के बारे में सोचना है। जिन देशों ने ऑयल को कंट्रोल किया, उन्होंने दुनिया को कंट्रोल किया। 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन से बने चिप्स नया ऑयल हैं। पैक्स सिलिका का शाब्दिक अर्थ है पीस थ्रू सिलिकॉन। आइडिया यह है कि जो राष्ट्रों का समूह चिप सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, वही ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी के नियम तय करेगा। तो ये इनिशिएटिव असल में है क्या और इसका मेन गोल क्या है? इस इनिशिएटिव को पैक्स सिलिका समिट के जरिए फॉर्मलाइज किया जा रहा है, जो दिसंबर 2025 के लिए प्लान्ड है। इसका स्टेटेड एम 3 क्रिटिकल एरियाज के लिए सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना है: सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स। ये चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट्स REEs की सप्लाई में ओवरवेलमिंग डोमिनेंस का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, जो स्मार्टफोन से लेकर EV बैटरीज और हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट तक हर चीज के लिए जरूरी है।
अब तक इस अलायंस का हिस्सा कौन कौन है? कोर मेंबर्स हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स क्रूशल है क्योंकि ये ASML कंपनी का घर है जो हाई एंड चिप्स बनाने के लिए दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीन्स बनाती हैं। इंडिया को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए एक बहुत मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है, जो हमारे मेक इन इंडिया और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस के लिए एक मैसिव बूस्ट होगा। क्या ये क्वाड जैसी दूसरे इनिशिएटिव से रिलेटेड है? हाँ, ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का हिस्सा है। ये क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI से जुड़ता है, जिसमें इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये सभी एफर्ट्स एक ग्लोबल चाइना +1 स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं, जहां देश एक्टिवली अपनी सप्लाई चेन्स को चाइना से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ यूपीएससी रेलेवेंस तो जबरदस्त है। ये क्रिटिकल टॉपिक है जो GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 साइंस एंड टेक इकोनॉमी दोनों को कवर करता है। टेक्नोलॉजी की जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट और ये नए अलायंसेस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कैसे फिट होते हैं, इसे समझना एसेंशियल है। प्रीलिम्स के लिए पैक सिलिका, SCRI और REEs जैसे टर्म्स हाई पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। चलिए डेफिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं। इसे बोलकर प्रैक्टिस करें। Pax Silica is a US-led strategic alliance aimed at securing semiconductor and critical mineral supply chains among democratic partners to counter China's dominance in these key technologies. मिनी रीकैप। पैक सिलिका एक नया जियोपॉलिटिकल ब्लॉक है जहां सिलिकॉन नया स्टील है। ये डेमोक्रेसीज का एक टेक अलायंस है, ये इंश्योर करने के लिए कि मॉडर्न वर्ल्ड के बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी एक अथॉरिटेरियन पावर द्वारा कंट्रोल ना हो। हाउ रीयूजेबिलिटी कैन लीड टू सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टू स्पेस। ब्रॉड माइक्रो थीम, स्पेस टेक्नोलॉजी। चलिए टेक्नोलॉजी के साथ जारी रखते हैं, लेकिन इस बार सितारों की ओर देखते हैं। हम बात कर रहे हैं द स्पेस एक्स इफेक्ट, मेकिंग स्पेस ट्रैवल चीपर। रॉकेट्स को रीयूज करने का सिंपल आइडिया, जैसे हम एयरप्लेन्स को रीयूज करते हैं, स्पेस मिशंस की कॉस्ट को 20 गुना तक कम कर सकता है। एयरप्लेन एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। जब आप दिल्ली से मुंबई के लिए फ्लाइट लेते हैं, तो एयरलाइन आपकी फ्लाइट के लिए एक ब्रांड न्यू एयरप्लेन नहीं बनाती। वो एक ही प्लेन को बार बार यूज करते हैं। दशकों तक हम रॉकेट्स को डिस्पोजेबल मानते रहे, उन्हें एक यूज के बाद फेंक देते थे। रीयूजेबिलिटी स्पेस ट्रैवल पर एयरप्लेन मॉडल को अप्लाई करती है। लॉन्च करो, लैंड करो, रिफ्यूल करो और फिर से लॉन्च करो। ये न्यू स्पेस रेवोल्यूशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स लगता है ना? बिल्कुल। कमर्शियल स्पेस मार्केट या न्यू स्पेस 2030 तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा का होने का अनुमान है। इस रेवोल्यूशन का सिंगल बिगेस्ट ड्राइवर लॉन्च कॉस्ट्स में ड्रास्टिक रिडक्शन है, और वो रीयूजेबिलिटी से पॉसिबल हुआ है। वो कौन सा साइंस है जो इसे इतना इम्पैक्टफुल बनाता है? रॉकेट को बचाने से इतना पैसा कैसे बचता है? इसका साइंस थियोल्कोव्स्की रॉकेट इक्वेशन से एक्सप्लेन होता है। इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का एक सिंप्लीफाइड टेकअवे यह है कि लॉन्च के समय एक रॉकेट के टोटल मास का 90% से ज्यादा सिर्फ उसका प्रोपेलेंट यानी फ्यूल होता है। रॉकेट का एक्चुअल हार्डवेयर एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है। तो अगर आप रॉकेट को फेंक देते हैं, तो आप थोड़े से पेलोड के लिए सबसे महंगा पार्ट फेंक रहे हैं। रॉकेट हार्डवेयर को बचाकर और रीयूज करके आप एसेंशियली बाद के लॉन्चेस पर सिर्फ फ्यूल के लिए पे कर रहे हैं, जो ऑर्बिट तक जाने की पर केजी कॉस्ट को ड्रामेटिकली कम कर देता है। और इंडिया का इसरो भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, सही? हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV डेवलप करने के लिए 2 डिफरेंट मेथड्स पे काम कर रहा है। पहला है एक विंग्ड बॉडी, एक छोटे स्पेस शटल की तरह जो एक रनवे पर लैंड करेगा। दूसरा है रेट्रो प्रोपल्शन रिकवरी, जो SpaceX का Falcon 9 रॉकेट यूज करता है वर्टिकल लैंडिंग के लिए। इसरो समझदारी से दोनों टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर रहा है, ये देखने के लिए कि इंडिया की नीड्स के लिए कौन सा बेस्ट है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को यहाँ किस बात पर फोकस करना चाहिए? GS3 साइंस एंड टेक के लिए ये एक प्राइम टॉपिक है। प्रीलिम्स में वो आपसे एक्सपेंडेबल रॉकेट्स जैसे हमारे करंट PSLV और LVM3 और रीयूजेबल रॉकेट्स के बीच फंडामेंटल डिफरेंस पूछ सकते हैं। डिफरेंट स्टेज रिकवरी मेथड्स, विंग रिटर्न वर्सेस वर्टिकल लैंडिंग पर भी क्वेश्चंस बहुत लाइकली हैं। चलिए ISRO वाले पार्ट को पक्का करते हैं। चलिए साथ में बोलते हैं। टू अचीव कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सेस, ISRO is developing reusable launch vehicle technology, exploring both winged shuttle-like system and a retro propulsion vertical landing system. मिनी रिकैप। रॉकेट्स को डिस्पोजेबल मशीन से एयरप्लेन्स जैसे रीयूजेबल व्हीकल्स में बदलकर स्पेस जाने की कॉस्ट एकदम से गिरने वाली है, और ये एक नए $1 ट्रिलियन कमर्शियल स्पेस रेस की शुरुआत कर रहा है। शुड करप्शन चार्जेस नीड प्रायर सैंक्शन? ब्रॉड माइक्रो थीम, लॉ एंड गवर्नेंस। ठीक है, स्पेस की ऊंचाइयों से चलिए इंडिया में एक बहुत ही जमीनी और कंट्रोवर्शियल लीगल इशू पर आते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं द शील्ड फॉर बाबूज, द सेक्शन 17A कंट्रोवर्सी। ये एक ऐसे लॉ के बारे में है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए गए डिसीजंस के लिए करप्शन प्रोब शुरू करने से पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेने के लिए कहता है। इसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन बहुत साफ है। इमेजिन कीजिए, एक जर्नलिस्ट एक गवर्नमेंट टेंडर में एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करता है। CBI उस सीनियर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है जिसने फाइल पर साइन किया था, लेकिन सेक्शन 17A के तहत CBI को पहले उस ऑफिसर के अपने डिपार्टमेंट, उसी गवर्नमेंट जिसे वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, के पास जाना होगा और प्रोब शुरू करने की परमिशन मांगनी होगी। ये कवर अप्स और डिलेज के लिए एक मैसिव पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो इस प्रोविजन का हिस्ट्री क्या है? इसे इंट्रोड्यूस करने का ऑफिशियल रीजन क्या था? ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट PCA 1988 का सेक्शन 17A है, जिसे 2018 में एक अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। इसका स्टेटेड लॉजिक 2 तरफा था। पहला, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को मलिशियस कंप्लेंट से बचाना, और दूसरा, पॉलिसी पैरालिसिस को रोकना। पॉलिसी पैरालिसिस एक ऐसी सिचुएशन है जहां ऑफिसर्स फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस के डर से बोल्ड डिसीजंस लेने से डरते हैं। लेकिन क्या हमारे कोर्ट्स ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, पहले भी ऐसे प्रोटेक्टिव शील्ड से
डील नहीं किया है? हाँ, और उन्होंने कंसिस्टेंटली उन्हें स्ट्राइक डाउन किया है। यही बात सेक्शन 17A को लीगली इतना कंटेंशियस बनाती है। 1998 के लैंडमार्क वनीत नारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल डायरेक्टिव नाम के एक सिमिलर एग्जीक्यूटिव रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। बाद में 2014 के सुब्रमण्यम स्वामी केस में कोर्ट ने DSPA एक्ट के सेक्शन 6A को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, जो जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के ऑफिसर्स को CBI इन्वेस्टिगेशन से सिमिलर प्रोटेक्शन देता था। कोर्ट का उन अर्लियर प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन करने का रीजनिंग क्या था? कोर्ट का रीजनिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और राइट टू इक्वालिटी पर बेस था। कोर्ट ने कहा कि लॉ को हर किसी के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना, जबकि जूनियर ऑफिसर्स को उसी क्राइम के लिए फ्रीली इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेटरी था। कोर्ट ने बेसिकली कहा कि करप्शन तो करप्शन है, ऑफिसर की रैंक चाहे जो भी हो। सेक्शन 17A अब ये प्रोटेक्शन सभी पब्लिक सर्वेंट्स को देता है, जिससे वही कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उठते हैं। मामला करंटली सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच के पास है। इसके गवर्नेंस और एथिक्स के लिए गहरे इंप्लीकेशंस हैं। यूपीएससी एंगल क्या है? ये GS2 गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और GS4 एथिक्स के लिए एक कोर टॉपिक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की जरूरत को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की मांग के खिलाफ खड़ा करता है। प्रीलिम्स के लिए लीगल न्यूएंसेस पर ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या सेक्शन 17A रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। चलिए लीगल कॉन्फ्लिक्ट को रिहर्स करते हैं। इसे रिहर्स करें। सेक्शन 17A of the Prevention of Corruption Act, which requires prior sanction to investigate public servants, faces a constitutional challenge based on the right to equality, following Supreme Court precedents in the Vaneet Narayan and Subramaniam Swamy cases. मिनी रिकैप। एक लीगल प्रोविजन जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, अब करप्ट को बचाने के पोटेंशियल के लिए जुडिशियल स्क्रूटनी में है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस पर एक क्रूशियल डिबेट छेड़ रहा है। व्हाट इज बिहाइंड चाइनाज लेटेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान? ब्रॉड मैक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी। अब एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट की ओर, जो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। ड्रैगन्स फ्यूरी, चाइनाज वॉर गेम्स अराउंड ताइवान। चाइना ताइवान को घेरते हुए मैसिव मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, जो इंटिमिडेशन का एक क्लियर एक्ट है और ताइवान और दुनिया के लिए एक मैसेज है। इसकी एनालॉजी एक शक्तिशाली और आक्रामक पड़ोसी की है। इमेजिन कीजिए, ये पड़ोसी अपनी सबसे बड़ी, सबसे शोर वाली गाड़ियां ठीक आपकी प्रॉपर्टी लाइन पे पार्क करता है, दिन रात इंजन ड्राइव करता है। वो अभी आप पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये साफ कर रहा है कि वो जब चाहे कर सकता है। चाइना ताइवान के साथ ठीक यही कर रहा है। चलिए स्पेसिफिक्स में जाते हैं। इन ड्रिल्स को क्या कहा जाता है और उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है? हालिया ड्रिल्स का कोड नेम है जस्टिस मिशन 2025। उनका प्राइमरी मिलिट्री फोकस ताइवान का फुल स्केल ब्लॉकेड प्रैक्टिस करना है, उसे समुद्र और हवा से पूरी तरह से काट देना, और जिसे मिलिट्री प्लानर्स सी एंड एयर सुपीरियोरिटी कहते हैं, उसे हासिल करना है। यहाँ ज्योग्राफी क्रिटिकल होगी, मैं मानती हूँ। ये ड्रिल्स असल में हो कहाँ रही हैं? ये ताइवान स्ट्रेट में हो रही हैं। चाइनीज फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स ने बार बार मीडियन लाइन को क्रॉस किया है, जो दशकों से दोनों के बीच एक अनऑफिशियल मैरीटाइम बॉर्डर का काम करती रही है। ये पूरा एरिया चाइना की फर्स्ट आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी के लिए सेंट्रल है, जो उसके तट से लगे समुद्रों को कंट्रोल करने और US मिलिट्री को पैसिफिक में और दूर धकेलने का उसका लॉन्ग टर्म प्लान है। इस हालिया एस्केलेशन का इमीडिएट ट्रिगर क्या है? दो मेन ट्रिगर्स हैं। पहला, US ने हाल ही में ताइवान को खुद को डिफेंड करने में मदद करने के लिए एक नया $1 बिलियन का आर्म्स सेल अप्रूव किया है। दूसरा, ताइवान टी-डोम नामक अपना एडवांस्ड इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहा है। चाइना की ड्रिल्स इन मूव्स पर एक डायरेक्ट एंग्री रिएक्शन है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना चाहिए? GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये जाहिर तौर पर की है। प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताइवान स्ट्रेट का लोकेशन और फर्स्ट आइलैंड चेन का कॉन्सेप्ट, साथ ही वन चाइना प्रिंसिपल बीजिंग की पोजीशन और वन चाइना पॉलिसी वाशिंगटन की एम्बिगुअस पोजीशन के बीच सटल लेकिन क्रूशियल डिफरेंस को समझना वाइटल है। चलिए चाइना के एक्शंस को समराइज करने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। China's Justice Mission 2025 military drills are a strategic effort to practice a blockade of Taiwan, assert control over the Taiwan Strait, and serve as a direct response to US arms sales and Taiwan's own defense preparations. मिनी रिकैप। चाइना बड़े पैमाने पर एग्रेसिव मिलिट्री एक्सरसाइजेस को ताइवान के खिलाफ इंटिमिडेशन और कोअर्शन के एक शक्तिशाली टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और ये इंडो पैसिफिक में जियोपॉलिटिकल टेंशंस को खतरनाक रूप से बढ़ा रहा है। अ फाइट ओवर फिगर्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ओवर न्यूमरल्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ठीक है, उस हाई टेंशन टॉपिक के बाद चलिए इंडिया के अपने इतिहास से एक फैसिनेटिंग और थोड़ी क्वर्की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की ओर मुड़ते हैं। ये आंकड़ों पर एक लड़ाई है, 1 2 3 बनाम 1 2 3। हमारा संविधान देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्पेसिफाई करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये इंटरनेशनल न्यूमरल्स के उपयोग को मैंडेट करता है, देवनागरी वालों को नहीं। ये एक ऐसी डिटेल है जिसे हम हर दिन देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं। एक इंडियन करेंसी नोट को देखें या कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट फॉर्म भरें, अंक हमेशा 1 2 3 होते हैं, देवनागरी 1 2 3 नहीं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का परिणाम है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बड़ी बहस से पैदा हुआ था। तो संविधान का कौन सा आर्टिकल इसे स्पेसिफाई करता है? ये आर्टिकल 343(1) में दिया गया है। ये कहता है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी होगी, लेकिन ये आगे कहता है कि यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए उपयोग किए जाने वाले न्यूमरल्स का रूप इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स होगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आज हम जिन 1 2 3 अंकों का उपयोग करते हैं वे इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे,
इसलिए इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल शब्द हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। इस पर बहस क्यों हुई? एक छोटी सी डिटेल लगती है। इसे एक बहुत बड़ी बहस थी जो उस समय लैंग्वेज और नेशनल आइडेंटिटी पर गहरे मतभेदों को दर्शाती थी। ट्रेडिशनलिस्ट्स या हिंदी वालाज इस बात पर अड़े थे कि अगर स्क्रिप्ट देवनागरी है तो न्यूमरल्स भी देवनागरी होने चाहिए। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जैसे फिगर्स के नेतृत्व में मॉडरेट्स ने तर्क दिया कि साइंस, कॉमर्स और ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए इंटरनेशनल न्यूमरल्स का उपयोग करना एसेंशियल था। तो इस डेडलॉक को कैसे रिजॉल्व किया गया? इसे मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से जाने जाने वाले एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के माध्यम से रिजॉल्व किया गया था। वे आर्टिकल 343 में सोल्यूशन लेकर आए। लेकिन एक और फैसिनेटिंग डिटेल है। आर्टिकल ने प्रेसिडेंट को 15 साल की अवधि के लिए 1950 से 1965 तक देवनागरी न्यूमरल्स के उपयोग को ऑथराइज करने की पावर भी दी थी। उसके बाद पार्लियामेंट इस मामले पर कानून बना सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट ने कभी ऐसा कानून पारित नहीं किया। इसलिए इंटरनेशनल न्यूमरल्स का उपयोग बस जारी रहा और परमानेंट नॉर्म बन गया। ये प्रीलिम्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चन लगता है। बिल्कुल, ये GS2 के इंडियन पॉलिटी के लिए एक बहुत स्पेसिफिक और हाई यील्ड टॉपिक है। आर्टिकल 343 के एग्जैक्ट प्रोविजंस या इंडिया में न्यूमरल्स के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुंशी आयंगर कॉम्प्रोमाइज भी याद रखने के लिए एक की टर्म है। चलिए कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिहर्स करते हैं। अब ये कहें, Article 343 of the Constitution mandates Hindi in Devanagari script for the official language but specifies the international form of Indian numerals as the official numerals, a decision stemming from the Munshi Iyengar Compromise. मिनी रिकैप। इंडिया ऑफिशियली इंटरनेशनल न्यूमरल्स 1, 2, 3 का उपयोग करता है, किसी विदेशी थोपने के कारण नहीं, बल्कि हमारे अपने संविधान के निर्माताओं द्वारा किए गए एक प्रैग्मेटिक और हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज के कारण। द लिमिट्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेबिलिटी, ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन इकोनॉमी। चलिए अर्थव्यवस्था में वापस गोता लगाते हैं, लेकिन इस बार हम अपने घरों को देख रहे हैं। विषय है द ग्रेट इंडियन डेट स्टोरी। आर हाउस होल्ड्स ओवर लेवरेज्ड? RBI की एक हालिया रिपोर्ट ने एक चिंताजनक ट्रेंड को फ्लैग किया है। इंडियन परिवार ज्यादा डेट ले रहे हैं, जबकि उनकी फाइनेंशियल सेविंग्स फ्लक्चुएट हो रही हैं। यह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक छुपा हुआ रिस्क हो सकता है। इसे समझने का एक आसान तरीका एक अकेले व्यक्ति के फाइनेंसेस की कल्पना करना है। मान लीजिए कि उनकी सैलरी स्टैग्नेंट रही है, लेकिन उन्होंने एक पर्सनल लोन लिया है, अपने क्रेडिट कार्ड्स को मैक्स आउट कर दिया है और कई EMIs का भुगतान कर रहे हैं। उनका डेट बढ़ रहा है जबकि उनकी सेविंग्स गिर रही हैं। RBI रिपोर्ट ये बता रही है कि एक सिमिलर ट्रेंड लाखों इंडियन हाउसहोल्ड्स में कलेक्टिव नेशनल लेवल पर हो रहा है। चलिए डेटा में जाते हैं। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के की नंबर्स क्या हैं? हेडलाइन नंबर ये है कि हाउस होल्ड डेट मार्च 2025 तक इंडिया की GDP का 41.3% तक बढ़ गया है। हालांकि ये अभी भी कुछ अन्य इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में कम है, लेकिन वृद्धि की तेज गति एक चिंता का विषय है। और ये किस तरह का डेट है? क्या ये हाउसिंग के लिए है या कुछ और? वृद्धि अनसिक्योर्ड रिटेल क्रेडिट में हुई है। इसका मतलब है पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट जो किसी कोलैटरल जैसे घर या कार द्वारा बैक्ड नहीं है। इस प्रकार का डेट फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ज्यादा रिस्कियर है। साथ ही हाउस होल्ड्स की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स बहुत वोलेटाइल रही हैं। एक समय पर GDP के लगभग 3-4% के मल्टी डेकेड लो तक गिर गई थी, हालांकि बाद में थोड़ी रिकवर हुई। रिपोर्ट में शिफ्ट ऑफ रिस्क का उल्लेख है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ओवरऑल रिस्क सरकार से इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स में मूव हो रहा है। सरकार फिस्कली प्रूडेंट रहने और अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, एक प्रक्रिया जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए बनी हुई है क्योंकि आम लोग ज्यादा स्पेंड करने के लिए ज्यादा बोरो कर रहे हैं। इसे डेट फाइनेंस कंजम्पशन के रूप में जाना जाता है। अगर जॉब लॉसेस जैसा कोई शॉक होता है तो कई हाउसहोल्ड्स डिफॉल्ट कर सकते हैं, जिससे बैंक्स के लिए क्राइसिस पैदा हो सकता है। ये GS3 के लिए एक क्रूशियल यद्यपि सटल पॉइंट है। हाँ, एक कोर GS3 इंडियन इकोनॉमी टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड डेट सेविंग्स के रिलेटिव बढ़ रहा है या गिर रहा है? इंडिया का हाउस होल्ड डेट टू GDP रेशियो अपने पीयर्स के साथ कैसे कंपेयर होता है? मेंस के लिए ये डेटा आपको इंडिया के कंजम्पशन लेड ग्रोथ मॉडल की सस्टेनेबिलिटी को क्रिटिकली एनालाइज करने की अनुमति देता है। चलिए इस रिस्क को समराइज करने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। According to the RBI's financial stability report, rising household debt, now at 41.3% of GDP and driven by unsecured credit, signals a concerning shift of macroeconomic risk from the state to households. मिनी रिकैप। इंडियन परिवार देश की कंजम्पशन स्टोरी को पावर देने के लिए तेजी से डेट का उपयोग कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड है जो पूरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक छिपा हुआ खतरा पैदा कर सकता है अगर इनकम और सेविंग्स साथ नहीं देते हैं। कॉन्फैबुलेशंस, बिब्लियोग्राफी, ब्रॉड माइक्रो थीम, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, चलिए आर्ट और आइडियाज की दुनिया में एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण डिटोर लेते हैं। हम एक ऐसे विचारक के बारे में बात कर रहे हैं जिसने हमारे आर्ट को देखने के तरीके को बदल दिया। वेज ऑफ सीइंग, द लेगेसी ऑफ जॉन बर्गर। वो एक आर्ट क्रिटिक, राइटर और इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने हमारे द्वारा देखी जाने वाली चीजों की व्याख्या करने के तरीके की नींव को ही चुनौती दी। बर्गर के कोर आइडिया को एक सरल प्रश्न से समझा जा सकता है। जब आप एक न्यूड वुमन की एक क्लासिक यूरोपियन पेंटिंग देखते हैं तो ये किसके लिए पेंट की गई है? बर्गर ने तर्क दिया कि सदियों से इस तरह की आर्ट एक मेल पर्सपेक्टिव, एक मेल व्यूअर के लिए बनाई गई थी। उन्होंने इस फिनोमेना का वर्णन करने के लिए मेल गेज शब्द गढ़ा, जहां आर्ट में वुमन को मेल डिजायर के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये आइडिया उनकी प्रसिद्ध पुस्तक और टीवी सीरीज से आया था, है ना? हाँ, उनका सबसे प्रभावशाली काम वेज ऑफ सीइंग 1972 की एक पुस्तक और BBC सीरीज थी। ये रेवोल्यूशनरी थी क्योंकि इसने तर्क दिया कि आर्ट को देखने का कोई इनोसेंट ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से चीजों को देखते हैं वो इस बात से प्रभावित होता है कि हम क्या जानते हैं या हम क्या मानते हैं।
उन्होंने आर्ट को डीमिस्टिफाई किया, इसे एलीट क्रिटिक से दूर ले जाकर लोगों को इसे पॉलिटिकली एनालाइज करने के टूल्स दिए। क्या उन्होंने मेल गेज के अलावा अन्य चीजों के बारे में भी लिखा? ओह हाँ, एक और शक्तिशाली ऐसे में व्हाई लुक एट एनिमल्स। उन्होंने एनिमल वर्ल्ड के साथ मॉडर्न सोसाइटी के रिलेशनशिप की क्रिटिक की। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जूज उदाहरण के लिए इस बात का प्रतीक हैं कि कैसे कैपिटलिज्म ने ह्यूमंस को नेचर से एलियनेट कर दिया है और जानवरों को महज स्पेक्टिकल्स में बदल दिया है। उनके आइडियाज अन्य इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से कैसे जुड़ते हैं? उनका काम फेमिनिस्ट फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स के साथ खूबसूरती से अलाइन होता है, विशेष रूप से डॉना हार्वे के सिचुएटेड नॉलेजेस के आइडिया के साथ। हार्वे तर्क देती हैं कि सभी नॉलेज, यहां तक कि साइंटिफिक नॉलेज भी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव या सिचुएशन से प्रोड्यूस होता है और एक पूरी तरह से न्यूट्रल गॉड्स आई व्यू का आइडिया एक मिथ है। बर्गर ने आर्ट पर एक सिमिलर लेंस अप्लाई किया। ये फैसिनेटिंग है, लेकिन ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कैसे रेलेवेंट है? प्रीलिम्स के लिए इसकी डायरेक्ट यूटिलिटी सीमित हो सकती है। हालांकि कभी-कभी वो ऑथर्स को उनकी प्रसिद्ध वर्क्स के साथ मैच करने के लिए कहते हैं। हालांकि मेंस के लिए विशेष रूप से GS1 सोसाइटी, रोल ऑफ विमेन और ऐसे पेपर में मेल गेज या सिचुएटेड नॉलेजेस जैसे कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करने से आपके आंसर्स में इमेंस डेप्थ और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जुड़ सकता है। ये दिखाता है कि आप टेक्स्ट बुक से परे सोच सकते हैं। चलिए उनके सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं। इसे रिहर्स करें। John Berger, in his seminal work Ways of Seeing, introduced the concept of the male gaze to argue that our perception of art is shaped by underlying power structures and social contexts. मिनी रिकैप। जॉन बर्गर एक रेवोल्यूशनरी विचारक थे जिन्होंने हमें ये समझने के लिए एक नई वोकैबुलरी दी कि आर्ट को देखना कभी भी एक न्यूट्रल एक्ट नहीं है, ये हमेशा पॉलिटिकल होता है। व्हाट इज आरबीआई नजिंग इंडिया टू डू एट ब्रिक्स? ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमी। आर्ट पॉलिटिक्स से हम ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिटिक्स की ओर रुख करते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है। डिजिटल रूपी गोज ग्लोबल, आरबीआईज ब्रिक्स प्रपोजल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिक्स राष्ट्रों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज या CBDCs का उपयोग करने के लिए पुश कर रहा है। लक्ष्य एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जो US डॉलर और स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम पर निर्भरता कम करे। इसका रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट साफ है। अभी अगर एक इंडियन कंपनी एक रशियन कंपनी को पे करना चाहती है तो ट्रांजैक्शन आमतौर पर स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से राउट किया जाता है, जो बेल्जियम में बेस्ड है और इफेक्टिवली US और उसके एलाइज द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ट्रांजैक्शन आमतौर पर US डॉलर्स में सेटल होता है। एक ब्रिक्स CBDC सिस्टम थ्योरी में डिजिटल रूपी के लिए डिजिटल रूबल के डायरेक्ट ट्रांसफर की अनुमति देगा, जो वेस्टर्न कंट्रोल्ड फाइनेंशियल प्लम्बिंग को पूरी तरह से बाईपास कर देगा। ये अब इतनी प्रायोरिटी क्यों बन रहा है? ट्रिगर रशिया यूक्रेन वॉर था। इन्वेजन के बाद रशिया को वेस्टर्न सैंक्शंस के हिस्से के रूप में स्विफ्ट सिस्टम से काट दिया गया था। इसने अन्य देशों को दिखाया कि मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे वेपनाइज किया जा सकता है। इसने ऑल्टरनेटिव्स की खोज को एक्सेलरेट कर दिया है, एक ट्रेंड जिसे डी-डॉलराइजेशन के रूप में जाना जाता है, और CBDCs को इसे अचीव करने के लिए एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजिकल टूल के रूप में देखा जा रहा है। ये क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। CBDCs क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन से कैसे डिफरेंट है? ये एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है, वे समान नहीं है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है और प्राइवेट एक्टर्स द्वारा बनाया गया है। एक CBDC जैसे डिजिटल रूपी एक लीगल टेंडर है जिसे देश के सेंट्रल बैंक द्वारा इशू और बैक किया जाता है। ये एसेंशियली देश की फिएट करेंसी का एक डिजिटल रूप है। ये सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं। तो ऐसे सिस्टम के बेनिफिट्स और रिस्क्स क्या हैं? प्राइमरी बेनिफिट एक सैंक्शंस प्रूफ पेमेंट चैनल बनाना और ग्लोबल ट्रेड में US डॉलर के डोमिनेंस को कम करना है। यह क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को फास्टर, चीपर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी बना सकता है। हालांकि रिस्क सिग्निफिकेंट है। US इसे एक थ्रेट के रूप में देख सकता है और पोटेंशियली इसमें भाग लेने वाले देशों पर टैरिफ्स या अन्य सैंक्शंस लगा सकता है। विभिन्न देशों के CBDC सिस्टम्स को इंटरऑपरेबल बनाने में भी भारी टेक्निकल चैलेंजेस हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इससे क्या टेक अवे लेना चाहिए? ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 इकोनॉमी के लिए एक हॉट टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए CBDCs और क्रिप्टो करेंसीज के बीच फंडामेंटल डिफरेंस एक बहुत लाइकली क्वेश्चन है। याद रखने के लिए एक और की फैक्ट, ब्रिक्स का एक्सपेंशन है। नए मेंबर्स इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE हैं। नई कॉम्पोजिशन को जानना एसेंशियल है। चलिए कोर प्रपोजल की प्रैक्टिस करते हैं। इसे बोलकर प्रैक्टिस करें। The RBI is proposing a CBDC-based platform for cross-border payments among BRICS nations to create an alternative to the dollar-denominated SWIFT system and advance the goal of de-dollarization. Mini recap. इंडिया ब्रिक्स ब्लॉक के भीतर डिजिटल करेंसीज के उपयोग की वकालत कर रहा है ताकि फाइनेंशियल रेल्स का एक नया सेट बनाया जा सके। इसका उद्देश्य एक अधिक मल्टीपोलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है। कैन इंडिया एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030? ब्रॉड माइक्रो थीम हेल्थ। ठीक है, चलिए एक प्रमुख पब्लिक हेल्थ स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। मिशन जीरो मलेरिया, इंडियाज एम्बिशियस 2030 गोल। इंडिया ने 2030 तक देश से मलेरिया को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है, यानी जीरो इंडिजिनस या लोकली ट्रांसमिटेड केसेस। और अच्छी खबर यह है कि हमने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। यहाँ सबसे अच्छी एनालॉजी इंडिया की पोलियो के खिलाफ सफल लड़ाई है। एक मैसिव सस्टेन्ड नेशनल एफर्ट के माध्यम से हमने पोलियो को एलिमिनेट किया। इंडिया अब सक्सेस स्टोरी को मलेरिया के साथ रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, एक और बीमारी जिसने सदियों से देश को परेशान किया है। तो स्पेसिफिक टारगेट्स क्या हैं और डेटा हमारी प्रोग्रेस के बारे में क्या कहता है? फाइनल गोल 2030 तक एलिमिनेशन है।
2027 तक नियर जीरो केसेस तक पहुंचने के एक इंटरम टारगेट के साथ प्रोग्रेस रिमार्केबल रही है। 2015 और 2023 के बीच इंडिया अपने मलेरिया केसेस को 80% से अधिक कम करने में कामयाब रहा है। एक बड़ी अचीवमेंट यह है कि इंडिया अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट देशों की लिस्ट से बाहर है। इस सक्सेस के पीछे स्ट्रैटेजी क्या रही है? गाइडिंग डॉक्यूमेंट नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-2030 है। इस फ्रेमवर्क की कोर स्ट्रैटेजी सिंपल और इफेक्टिव है, जिसे टेस्ट ट्रीट ट्रैक मंत्रा में कैप्चर किया गया है। इसका मतलब है फीवर वाले किसी भी व्यक्ति का रैपिडली टेस्ट करना, पॉजिटिव होने पर तुरंत करेक्ट ट्रीटमेंट प्रदान करना और फिर हर एक केस को ट्रैक करना ताकि बीमारी को और फैलने से रोका जा सके। लेकिन निश्चित रूप से अभी भी चैलेंजेस हैं। हाँ, 3 प्रमुख चैलेंजेस बने हुए हैं। पहला, प्लाज्मोडियम विवैक्स के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना है। ये एक प्रकार का मलेरिया पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम फल्सिपारम से कम डेडली है लेकिन ज्यादा वाइड स्प्रेड है और किसी व्यक्ति के लिवर में छिप सकता है, जिससे रिलैप्सेस हो सकते हैं। दूसरा, अर्बन मलेरिया की समस्या है, शहरों में कंस्ट्रक्शन साइट्स और खराब ड्रेनेज वाले क्षेत्रों में मस्क्यूटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स के साथ। तीसरा चैलेंज क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन है, जिसमें पड़ोसी देशों से केसेस आ रहे हैं जहां मलेरिया अभी भी प्रेवलेंट है। ये यूपीएससी के लिए एक टेक्स्ट बुक पब्लिक हेल्थ टॉपिक लगता है। ये है एक कोर GS2 हेल्थ टॉपिक। प्रीलिम्स के लिए टारगेट ईयर्स 2030 और 2027 इंपॉर्टेंट है। वे मलेरिया फैलाने वाले वेक्टर जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो हैं और इंडिया में 2 मुख्य पैरासाइट टाइप्स, ज्यादा डेडली पी फल्सिपारम और ज्यादा वाइड स्प्रेड पी विवैक्स के बीच डिफरेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। चलिए चैलेंजेस को रिहर्स करते हैं। अब आप कहें, India's strategy to eliminate malaria by 2030 is based on test, treat, track, but it faces challenges from the persistent Plasmodium vivax parasite, urban malaria, and cross-border cases. मिनी रिकैप। इंडिया 2030 तक मलेरिया फ्री होने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत ट्रैजेक्टरी पर है, लेकिन फाइनल बैटल के लिए कुछ स्टबर्न बायोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस से निपटने की आवश्यकता होगी। What lies behind Trump's Greenland moves? Broad micro theme, international relations and geopolitics. अब चलिए आर्कटिक के बर्फीले विस्तारों की यात्रा करते हैं एक नए कोल्ड वॉर के बारे में एक कहानी के लिए। विषय है Why Everyone Wants Greenland। यूनाइटेड स्टेट्स और विशेष रूप से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर अपना कंट्रोल बढ़ाने में बहुत रुचि दिखा रहा है। ये कोई रैंडम विम नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, रिसोर्सेज और सिक्योरिटी के बारे में है। इसे एक रियल लाइफ मोनोपोली गेम की तरह सोचें, लेकिन ग्लोबल स्केल पे। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आर्कटिक आइस को पिघला रहा है, गेम बोर्ड का एक पूरा नया वैल्यूएबल हिस्सा खुल रहा है। ग्रीनलैंड अपनी लोकेशन और रिसोर्सेज के कारण उस नए बोर्ड पर सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है और दुनिया की ग्रेट पावर्स यूएस, रशिया और चाइना सभी इसे कंट्रोल करने के लिए कम्पीट कर रही हैं। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ग्रीनलैंड का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है और इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक क्यों है? सबसे पहले पॉलिटिक्स। ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए इसकी अपनी गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस अभी भी डेनमार्क द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू इसकी लोकेशन से आता है, जो दुनिया के ठीक टॉप पर स्थित है। आर्कटिक और अटलांटिक ओशंस के बीच के पैसेजेस को डोमिनेट करता है। और रिसोर्सेज के बारे में क्या? उस सारी बर्फ के नीचे क्या छिपा है? माना जाता है कि ये एक खजाना है। इसमें ऑयल और नेचुरल गैस के विशाल अनटैप्ड रिजर्व्स हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स के विशाल डिपॉजिट्स हैं, जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्राफाइट और टाइटेनियम शामिल हैं। वही मिनरल्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यक हैं। आपने सिक्योरिटी का भी उल्लेख किया, वहाँ यूएस मिलिट्री इंटरेस्ट क्या है? यूएस का ग्रीनलैंड में 1951 से मिलिट्री प्रेजेंस है। इसका थूले एयरबेस यूएस मिलिट्री का नॉर्दर्न मोस्ट बेस है, जो मिसाइल वार्निंग और स्पेस सर्विलेंस के लिए क्रूशियल है। यूएस 2 कारणों से ज्यादा कंट्रोल चाहता है। पहला, जीआईयू के गैप को कंट्रोल करने के लिए एक नेवल चोक पॉइंट जो ग्रीनलैंड से आइसलैंड से यूके तक चलता है, जो नॉर्थ अटलांटिक में नेवल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए वाइटल है। दूसरा, नए आर्कटिक शिपिंग रूट्स की निगरानी करना, जो बर्फ पिघलने के साथ खुल रहे हैं। और ये सब रशिया और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने की आवश्यकता से प्रेरित है, जो आर्कटिक में भी बहुत एक्टिव है। चाइना तो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट भी कहता है। ये यूपीएससी के लिए एक परफेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन लगता है। एग्जैक्टली। GS2, IR और GS1 ज्योग्राफी के लिए ये की टॉपिक है। प्रीलिम्स में वे ग्रीनलैंड के पॉलिटिकल स्टेटस या मैप पर इसकी लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स को जानना भी इंपॉर्टेंट है। चलिए यूएस रैशनल की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। The US interest in Greenland is driven by its strategic location for controlling the GIUK gap, its vast untapped reserves of critical raw materials, and the geopolitical imperative to counter Russian and Chinese influence in the Arctic. मिनी रिकैप। जैसे जैसे आर्कटिक आइस पिघल रही है, एक नया ग्रेट गेम शुरू हो गया है और ग्रीनलैंड अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इमेंस रिसोर्सेज के साथ ग्लोबल सुपर पावर्स के लिए सेंट्रल प्राइज बन गया है। वी इश्यू सराउंडिंग गवर्नर्स एड्रेस, ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन पॉलिटी। वापस इंडियन पॉलिटी पर एक और क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के लिए गवर्नर स्पीच, गवर्नमेंट्स वॉइस, द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ये उस एड्रेस के बारे में है जो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को देता है। ये अक्सर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का एक पॉइंट बन जाता है, लेकिन इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वास्तव में काफी स्पष्ट है। गवर्नर अपनी पर्सनल स्पीच नहीं देते, वे इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सबसे अच्छी एनालॉजी एक कंपनी के CEO की है, जो शेयर होल्डर मीटिंग में एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है। CEO बस वही नहीं कहता जो वो चाहता है, वो एक स्पीच पढ़ता है जिसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा ड्राफ्ट और अप्रूव किया गया है।
सीईओ बोर्ड की आवाज है। इसी तरह इस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में गवर्नर इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आवाज है। चलिए उन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में जाते हैं जो इसे गवर्न करते हैं। दो क्रूशियल आर्टिकल्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला है आर्टिकल 176। ये कहता है कि गवर्नर जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन की शुरुआत में और हर साल के फर्स्ट सेशन में स्टेट लेजिस्लेचर को शैल एड्रेस करेगा। शब्द शैल इसे मैंडेटरी बनाता है। और दूसरा आर्टिकल? दूसरा है आर्टिकल 175 जो कहता है कि गवर्नर अन्य समय पर हाउस को मे एड्रेस कर सकता है। शब्द में इसे डिस्क्रिशनरी बनाता है। कंट्रोवर्सी और कन्वेंशन आर्टिकल 176 के तहत मैंडेटरी एड्रेस के बारे में है। सेटल कन्वेंशन जिसे 1974 के शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लीगली अपहोल्ड किया गया था, यह है कि यह स्पीच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा तैयार की जाती है और गवर्नर इससे कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं कर सकता है। लेकिन हम अभी भी फ्रिक्शन देखते हैं। इन गवर्नर गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए एक्सपर्ट कमीशंस ने क्या रेकमेंड किया है? सरकारिया कमीशन और पंछी कमीशन दोनों ने, जिन्हें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को देखने के लिए स्थापित किया गया था, रिकमेंड किया कि एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप को फॉस्टर करने के लिए सेंटर को स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे पॉलिटिकल फ्रिक्शन कम होगा। ये यूपीएससी पॉलिटी सेक्शन के लिए एक फेवरेट टॉपिक है। एक्स क्लासिक GS2 पॉलिटी फेडरलिज्म के लिए ये एसेंशियल है। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 176 के तहत मैंडेटरी एड्रेस और आर्टिकल 175 के तहत डिस्क्रिशनरी एड्रेस के बीच का डिफरेंस एक की पॉइंट है। मोशन ऑफ थैंक्स की प्रोसीजर, जो गवर्नर्स एड्रेस को अप्रूव करने के लिए लेजिस्लेचर में आयोजित एक वोट है, भी एक इंपॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक है। चलिए लीगल पोजीशन को रिहर्स करते हैं। इसे रिहर्स करें। अंडर आर्टिकल 176, द गवर्नर्स एड्रेस टू द स्टेट लेजिस्लेचर इज अ मैंडेटरी फंक्शन and constitutional convention upheld by the Supreme Court in the Shamsher Singh case dictates that the address is prepared by the Council of Ministers and the governor cannot deviate from it. मिड कैप गवर्नर का एनुअल एड्रेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है जहां गवर्नर को इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के एक माउथपीस के रूप में कार्य करना चाहिए, न कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्टर के रूप में। व्हेन कैन कोर्ट्स इंटरफियर इन एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन? ब्रॉड माइक्रो थीम लॉ एंड जुडिशियरी। चलिए लॉ के साथ ही रहते हैं, लेकिन जुडिशियरी के पुलिस के साथ रिलेशनशिप की ओर बढ़ते हैं। विषय है हैंड्स ऑफ, व्हाई कोर्ट्स रेयरली इंटरफियर विद पुलिस इन्वेस्टिगेशंस। यह सेपरेशन ऑफ पावर्स के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में है। आमतौर पर कोर्ट्स एक ऑनगोइंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं देती हैं, लेकिन कुछ रेयर एक्सेप्शंस हैं। फिर से एक क्रिकेट मैच की कल्पना करें। अपील होने पर डिसीजंस देना अंपायर का काम है, लेकिन गेम के दौरान बॉलर को कैसे बॉल करना है या बैट्समैन को कैसे बैट करना है, ये बताना अंपायर का काम नहीं है। अगर अंपायर हर एक प्ले में इंटरफेयर करेगा तो गेम रुक जाएगा। इसी तरह कोर्ट्स लीगल सिस्टम के अंपायर्स के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन आमतौर पर पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं बिना इंटरफेरेंस के। तो इस सेपरेशन का लीगल बेसिस क्या है? लीगल प्रिंसिपल यह है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, जैसा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में निर्धारित है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जिसमें पुलिस शामिल है, के अपने अपने सेपरेट डोमेन्स हैं। कोर्ट की रोल इन्वेस्टिगेशन पूरी होने और चार्जशीट फाइल होने के बाद शुरू होती है। लेकिन आपने एक्सेप्शंस का उल्लेख किया। किन परिस्थितियों में एक कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है? एक्सेप्शंस बहुत नैरो और वेल डिफाइंड है। एक हाई कोर्ट उदाहरण के लिए एक FIR को क्वॉश करके केवल एक्सेप्शनल केसेस में इंटरफेयर कर सकती है। एक ऐसा केस है जब FIR ऑन द फेस ऑफ इट कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज ही नहीं करती है, मतलब भले आप FIR में लिखी हर बात को सच मान ले, वास्तव में कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ है। एक दूसरा एक्सेप्शन है जब इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पे मलिशियस हो या प्रोसेस ऑफ लॉ का एक स्पष्ट अब्यूज हो। क्या इस पर कोई लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है? हाँ, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 का केस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग रिकॉर्डेड रीजंस दिए बिना नो कोअर्सिव स्टेप्स शैल बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज्ड जैसे वेग इंटरिम ऑर्डर्स पास करने के खिलाफ कॉशन किया। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि अगर एक हाई कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन को स्टे कर रही है तो उसे ये जस्टिफाई करना होगा कि ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप क्यों नेसेसरी है। और कोर्सिव मेजर्स शब्द का आमतौर पर क्या मतलब होता है? आमतौर पर ये अरेस्ट को रेफर करता है। आर्बिट्रेरी कोअर्सिव मेजर से प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की स्पिरिट से डिराइव होता है। यहाँ यूपीएससी हुक क्या है? GS2 पॉलिटी सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ये कोर कॉन्सेप्ट है। प्रीलिम्स के लिए हाई कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 226 टू क्वॉश एन FIR और पुलिस के स्टैट्यूटरी राइट टू इन्वेस्टिगेट के बीच बैलेंस को समझना की टेक अवे है। चलिए उस बैलेंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। While courts generally do not interfere in police investigations, a high court can exercise its power under Article 226 to quash an FIR in exceptional circumstances, a principle clarified in the Niharika Infrastructure Judgment. मिनी रिकैप। जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर्स के हिस्से के रूप में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाए रखती है। वह केवल रेयरेस्ट ऑफ केसेस में ही स्टेप इन करती है ताकि जस्टिस का ग्रॉस मिसकैरेज रोका जा सके। What the Anna's Archive Spotify hack reveals about digital piracy. ब्रॉड माइक्रो थीम, टेक्नोलॉजी एंड लॉ। अब ऑनलाइन पायरेसी की मर्की और कंट्रोवर्शियल दुनिया में एक डाइव। हम बात कर रहे हैं शैडो लाइब्रेरीज, द रॉबिन हुड्स ऑफ द इंटरनेट के बारे में। ये एनाज आर्काइव जैसी वेबसाइट्स हैं जो लाखों कॉपीराइटेड बुक्स और रिसर्च पेपर्स तक फ्री एक्सेस प्रदान करती हैं। स्पॉटिफाई के डेटा से जुड़े एक हालिया इंसिडेंट ने एक नई लीगल और एथिकल डिबेट छेड़ दी है। शैडो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट सिंपल है। एक मैसिव ऑनलाइन लाइब्रेरी की कल्पना करें जिसमें हर एकेडमिक पेपर और हर बुक की एक कॉपी हो जो सब फ्री में इंस्टेंटली अवेलेबल हो।
कैच ये है कि ये सारा कंटेंट कॉपीराइट लॉज का वायलेशन करके अक्वायर और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रसिद्ध एग्जांपल्स हैं SciHub रिसर्च पेपर्स के लिए और LibGen बुक्स के लिए। एनाज आर्काइव इन कलेक्शंस के लिए एक सर्च इंजन के रूप में कार्य करता है। तो स्पॉटिफाई से जुड़ी हालिया खबर क्या है? एनाज आर्काइव ने 2 मैसिव डेटा सेट्स को स्क्रैप या बल्क कॉपी किया। पहला वर्ल्ड कैट था, जो हजारों लाइब्रेरीज की बुक्स का एक ग्लोबल कैटलॉग है। दूसरा स्पॉटिफाई से पब्लिकली अवेलेबल डेटा था, जैसे सॉन्ग लिरिक्स और मेटा डेटा। उन्होंने दावा किया कि वे डेटा को प्रिजर्व करने और इसे AI मॉडल्स ट्रेन करने के लिए उपयोग करने के लिए ऐसा कर रहे थे। इसने एक बड़ा लॉसूट ट्रिगर कर दिया। ये तो बहुत अलग अलग आइडियोलॉजीज के क्लैश जैसा लगता है। एग्जैक्टली एक तरफ आपके पास कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का लीगल प्रिंसिपल है। पब्लिशर्स और क्रिएटर्स तर्क देते हैं कि ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी है। दूसरी तरफ ये शैडो लाइब्रेरीज तर्क देती हैं कि वे डिजिटल प्रिजर्वेशन और नॉलेज के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए लड़ रही हैं। वे कहते हैं कि वे ह्यूमैनिटी के लिए इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व कर रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को एक्सेस प्रदान कर रहे हैं जो महंगे जर्नल सब्सक्रिप्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते। इस केस में कोर्ट ने क्या रूल किया? इस स्पेसिफिक केस में एक US कोर्ट ने स्क्रिप्ट वर्ल्ड कार्ड डेटा के डिलीशन का ऑर्डर दिया, कॉपीराइट होल्डर्स के पक्ष में। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस पर एक बहुत बड़ी ऑनगोइंग वॉर में सिर्फ एक बैटल है। क्या ऐसी अनोनिमस वेबसाइट से लड़ने के लिए कोई लीगल टूल इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, कोर्ट्स अक्सर कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसे जॉन डो ऑर्डर कहा जाता है। चूंकि पायरेसी वेबसाइट्स के ऑपरेटर्स अक्सर अनोनिमस होते हैं, एक जॉन डो ऑर्डर अनआइडेंटिफाइड डिफेंडेंट्स के खिलाफ जारी किया गया एक इंजंक्शन है। यह अथॉरिटीज को, उदाहरण के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, इन साइट्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर देने की अनुमति देता है, भले ही वे ये न जानते हों कि उन्हें कौन चला रहा है। और यूपीएससी एंगल? ये GS3 साइबर सिक्योरिटी, SNT और GS4 एथिक्स के लिए रेलेवेंट है। एथिकल डिलेमा क्लासिक है। क्या यूनिवर्सल एक्सेस टू नॉलेज कॉपीराइट लॉज को तोड़ने को जस्टिफाई करता है? प्रीलिम्स के लिए शैडो लाइब्रेरी जैसे कॉन्सेप्ट्स, ओपन सोर्स आइडियल्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और जॉन डो ऑर्डर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए कोर कॉन्फ्लिक्ट को रिहर्स करते हैं। इसे रिहर्स करें। Shadow libraries like Anna's Archive exist in a legal and ethical gray zone, pitting the principles of copyright law against the activist goal of universal access to knowledge and digital preservation. मिनी रिकैप। डिजिटल पायरेसी पर लड़ाई गरमा रही है। शैडो लाइब्रेरीज डिजिटल एज के रॉबिनहुड्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे फ्री एक्सेस टू नॉलेज के नाम पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विचार को ही चुनौती दे रहे हैं। हाउ विल US एग्जिट अफेक्ट सोलर अलायंस? ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एनवायरनमेंट। अगला, इंडिया के क्लाइमेट डिप्लोमेसी में लीडरशिप के बारे में एक कहानी, सनशाइन डिप्लोमेसी। Will US exit dim the ISA's future? US एक पोटेंशियल न्यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA से विड्रॉ करने की प्लानिंग कर रहा है। सवाल ये है कि ये कितना बड़ा ब्लो होगा? इम्पैक्ट लाइकली मिनिमल होगा, खासकर इंडिया के लिए। एनालॉजी ऐसी है जैसे आपकी क्रिकेट टीम में एक फॉरेन प्लेयर हो जो फेमस है लेकिन ज्यादा रन्स नहीं बनाता। अगर वो टीम छोड़ देता है तो ये एक हेडलाइन है, लेकिन ये वास्तव में टीम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता है। ISA में US की रोल अब तक सब्सटैंटिव से ज्यादा सिंबॉलिक रही है। चलिए कुछ बैकग्राउंड जानते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ISA हाल के वर्षों में इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक अचीवमेंट्स में से एक है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंडिया और फ्रांस ने को फाउंड किया है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, विशेष रूप से डेवलपिंग कंट्रीज में। क्रूशली इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में गुरुग्राम में है। ये इंडिया में हेडक्वार्टर्स वाला पहला इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो US विड्रॉल का कॉन्टेक्स्ट क्या है? US ने ISA को 2021 में ही ज्वाइन किया था। विड्रॉ करने का प्लान एक ब्रॉडर अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अप्रोच का हिस्सा है, लेकिन फोकस करने के लिए की फैक्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है। ISA के फंड्स में US का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है, कुल का केवल 1% अनुमानित है। तो एक US एग्जिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली क्रिपल नहीं करेगा। तो एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा? क्या ये इंडिया के डोमेस्टिक सोलर पुश को अफेक्ट करेगा? ये इंडिया के डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग पर लगभग कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। इंडिया की सोलर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव से ड्रिवन है। एकमात्र पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट अन्य देशों, विशेष रूप से अफ्रीका में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग कॉन्फिडेंस पर हो सकता है, क्योंकि US पार्टिसिपेशन ने कुछ डिप्लोमैटिक वेट दिया था। ये यूपीएससी के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन इंपॉर्टेंट IR टॉपिक है। हाँ, GS2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और GS3 एनवायरनमेंट के लिए। प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स हैं ISA के हेडक्वार्टर्स की लोकेशन गुरुग्राम, इसके 120 से अधिक देशों की बड़ी मेंबरशिप और ग्लोबल साउथ में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। चलिए उस की टेक अवे की प्रैक्टिस करते हैं। इसे बोलकर प्रैक्टिस करें। The potential US withdrawal from the International Solar Alliance, headquartered in Gurugram, is expected to have a minimal financial and operational impact as its contribution has been limited. मिनी रिकैप। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया की क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक फ्लैगशिप, एक पोटेंशियल US एग्जिट का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। ये इसकी ब्रॉड ग्लोबल मेंबरशिप और इंडिया के कंटिन्यूड लीडरशिप के कारण है। How is China framing its Antarctica ambitions? ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एनवायरनमेंट। ISA के सनी ट्रॉपिक से चलिए पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह पर चलते हैं। द ड्रैगन ऑन आइस, चाइनाज एंटार्क्टिक पुश। चाइना एंटार्क्टिका में अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए एक नया डोमेस्टिक लॉ ला रहा है, एक ऐसा कदम जो फ्रोजन कॉन्टिनेंट पर उसकी बढ़ती लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस का संकेत देता है। एंटार्क्टिका को एक बड़े शेयर्ड ग्लोबल पार्क की तरह सोचें, जो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट एंटार्क्टिक ट्रीटी द्वारा गवर्न होता है।
अब सबसे शक्तिशाली मेंबर्स में से एक चाइना इस बात के लिए अपनी खुद की डिटेल्ड रूल बुक ड्राफ्ट कर रहा है कि उसके सिटीजन्स और एक्सपेडिशंस उस पार्क के अंदर कैसे ऑपरेट करेंगे। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से ज्यादा है। ये अपनी प्रेजेंस को फॉर्मलाइज करने और फ्यूचर क्लेम्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करने का एक तरीका है। तो ये नया लॉ असल में है क्या? इसे एंटार्क्टिक एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ कहा जाता है। ये एक डोमेस्टिक लॉ है जो एंटार्क्टिका में चीन की सभी एक्टिविटीज को गवर्न करेगा, साइंटिफिक रिसर्च और स्टेशन मैनेजमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तक। अंटार्कटिका में चाइना की प्रेजेंस पहले से ही कितनी सिग्निफिकेंट है? ये बहुत सिग्निफिकेंट है और तेजी से बढ़ रही है। चाइना के अब वहां 5 रिसर्च स्टेशन हैं, ग्रेट वॉल, जोंगशान, टाइशान, कुनलुन और उसका सबसे नया और सबसे एडवांस स्टेशन चिनलिंग। लीगली चाइना एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम का एक कंसल्टेटिव पार्टी है जिसे उसने 1985 में ज्वाइन किया था। ये ट्रीटी कॉन्टिनेंट के लिए गवर्नेंस का कॉर्नरस्टोन है और ये किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी या मिनरल एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लिसिटली बैन करती है। तो अगर ट्रीटी पहले से ही अंटार्कटिका को गवर्न करती है तो चाइना को अपने लॉ की आवश्यकता क्यों है? ये स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क बनाकर चाइना अपनी प्रेजेंस को फॉर्मलाइज और स्ट्रेंथन कर रहा है। यह संकेत देता है कि वो खुद को एंटार्क्टिका के भविष्य में एक मेजर परमानेंट प्लेयर के रूप में देखता है। जबकि लॉ अभी के लिए ट्रीटी के फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करेगा, ये चाइना को रिसोर्सेज या टेरिटरी पर राइट्स असर्ट करने के लिए एक लीगल बेसिस प्रदान कर सकता है अगर ट्रीटी सिस्टम भविष्य में कमजोर होता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को यहाँ किस बात पर फोकस करना चाहिए? GS2 IR और GS1 ज्योग्राफी के लिए ये एक इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल इशू है। प्रीलिम्स के लिए चाइना के रिसर्च स्टेशंस बनाम इंडिया के स्टेशंस मैत्री और भारती पर एक कंपैरेटिव क्वेश्चन पॉसिबल है। एंटार्क्टिक ट्रीटी के की प्रोविजंस जैसे पीसफुल यूज, साइंटिफिक फ्रीडम और टेरिटोरियल क्लेम्स का फ्रीजिंग को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेम्स और इंटेंट को सही करते हैं। चलिए कहते हैं, by enacting a new domestic law for Antarctica, China is formalizing its extensive presence, which includes 5 research stations and signaling its long-term strategic interests under the existing framework of the Antarctic Treaty System. मिनी रिकैप। चाइना एंटार्कटिका में अपने भविष्य के लिए लीगल और लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सावधानी पूर्वक बना रहा है। ये अपने रोल को सिर्फ एक साइंटिफिक पार्टिसिपेंट से कॉन्टिनेंट पर एक मेजर स्ट्रेटेजिक पावर में बदल रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया EU FTA फॉर IAI एंड सेमीकंडक्टर टेक ब्रॉड माइक्रो थीम, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए एक ऐसी पार्टनरशिप की ओर मुड़ते हैं जो इंडिया के हाईटेक फ्यूचर को डिफाइन कर सकती है। चिप्स, AI एंड ब्लू वैलीज, द इंडिया EU टेक पैक्ट, इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के लिए चल रही नेगोशिएशंस गुड्स में ट्रेडिशनल ट्रेड से कहीं आगे जाती हैं। एक सेंट्रल फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज में डीप कोलैबोरेशन पर है। इसे विजुअलाइज करने का एक अच्छा तरीका दो एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन के बारे में सोचना है जो मिलकर एक हाईटेक कार बनाने का फैसला करते हैं। इंडिया मास्टर डिजाइनर और सॉफ्टवेयर कोडर की तरह है जिसके पास टैलेंट का एक विशाल पूल है। EU मास्टर इंजीनियर की तरह है जिसके पास एडवांस्ड फैक्ट्रीज और प्रिसिजन टूल्स हैं। FTA वो ब्लूप्रिंट है कि वो कैसे मिलकर काम करेंगे, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके कुछ ऐसा बनाएंगे जो कोई भी अकेले नहीं बना सकता। तो ये सिर्फ एक ट्रेड डील से ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये इंडिया और EU के बीच एक ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक एजेंडा 2030 का हिस्सा है। ये एक डीप टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाने के बारे में है। आउटलाइन में हेट्रोजेनस इंटीग्रेशन पर एक स्पेसिफिक टेक फोकस का उल्लेख है, वो क्या है? ये एक एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट है। एक चिप के सभी कंपोनेंट्स को सिलिकॉन के एक पीस पर रखने के बजाय हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन में डिफरेंट टाइप्स के छोटे चिप्स या चिपलेट्स जैसे एक लॉजिक चिप, एक मेमोरी चिप और एक सेंसर चिप को एक सिंगल पैकेज में एक साथ स्टैक करना शामिल है। ये ज्यादा पावरफुल, कस्टमाइज्ड और एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर्स के क्रिएशन की अनुमति देता है। और ये ब्लू वैलीज क्या हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है? ये एक नया टर्म है। ब्लू वैलीज एक नोवेल रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट है जिसे प्रपोज किया जा रहा है। ये इंडिया के भीतर स्पेशल इकोनॉमिक एक्सक्लेव्स या जोन्स होंगे जो EU टेक्निकल और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के तहत ऑपरेट करेंगे। आइडिया एक सीमलेस सप्लाई चेन बनाना है। इंडिया में एक ब्लू वैली में फैब्रिकेटेड एक सेमीकंडक्टर चिप को सभी रेगुलेटरी पर्पसेस के लिए ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो EU में बनाया गया हो, जिससे ट्रेड फ्रिक्शन दूर हो। क्या AI के लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी कोलैबोरेशन प्लान है? प्लान नए यूरोपियन AI ऑफिस को इंडिया के आगामी इंडिया AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट से लिंक करने का है। ये नए AI मॉडल्स के लिए हार्मोनाइज्ड टेस्टिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनुमति देगा, ये इंश्योर करते हुए कि दोनों रीजन्स में डेवलप्ड और डिप्लॉयड AI शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ अलाइन हों। ये यूपीएससी के लिए कटिंग एज मटेरियल लगता है। ये है GS2 IR और GS3 SNT के लिए ये टेक्नो डिप्लोमेसी के फोरफ्रंट पर है। प्रीलिम्स के लिए ब्लू वैलीज और हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन जैसे नए कॉन्सेप्ट्स ठीक उसी तरह के टर्म्स हैं जिनके बारे में भी पूछ सकते हैं। होराइजन यूरोप जैसे EU रिसर्च फंड्स के बारे में जानना भी बेनिफिशियल होगा। चलिए इन नए कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। इसे रिहर्स करें। The proposed India-EU FTA includes deep tech collaboration featuring concepts like heterogeneous integration for semiconductors and blue valleys, special zones in India aligned with EU standards to create seamless supply chains. मिनी रिकैप। इंडिया EU पार्टनरशिप ट्रेड से हाई टेक में एक डीप स्ट्रेटेजिक अलायंस में इवॉल्व हो रही है। इसका उद्देश्य एक शेयर्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में भविष्य की टेक्नोलॉजीज को को-क्रिएट करना है। What's happening in Syria's Kurdish regions? Broad micro theme. International relations and geopolitics.
चलिए अपना फोकस वॉलेटाइल मिडिल ईस्ट की ओर शिफ्ट करते हैं। आफ्टर असाद, सीरियस कर्ड्स फेस अ न्यू थ्रेट। सीरिया में असाद रजीम का हालिया कलैप्स, जबकि एक कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त कर रहा है, ने एक नया पावर वैक्यूम बनाया है। ये अब देश के नॉर्थ ईस्ट में कर्डिश पॉपुलेशन की हार्ड वन ऑटोनॉमी के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहा है। एक बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग की कल्पना करें जहां केओस की अवधि के दौरान हर फ्लोर ने अपने मामलों को इंडिपेंडेंटली मैनेज करना शुरू कर दिया है। अब एक नया बिल्डिंग मैनेजर आ गया है और उसने डिक्लेयर किया है कि सभी फ्लोर लेवल ऑटोनॉमी कैंसिल्ड है और सब कुछ सेंट्रली मेन ऑफिस से चलाया जाएगा। उन फ्लोर्स के रेजिडेंट्स जो अपनी इंडिपेंडेंस के आदी हो गए हैं, स्वाभाविक रूप से रेजिस्ट करेंगे। ये सीरियन कर्ड्स की स्थिति का एनालिसिस है। ये असल में कहाँ हो रहा है और मेन ग्रुप्स कौन इन्वॉल्व है? की रीजन रोजावा के नाम से जाना जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया में ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये एरिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीरिया के कुछ सबसे सिग्निफिकेंट ऑयल फील्ड्स हैं, रक्का और देयर अल-ज़ूर जैसे शहरों के आसपास, और यूफ्रेटिस रिवर के किनारे फर्टाइल लैंड्स को कंट्रोल करता है। और इस रीजन को कौन कंट्रोल करता है? यहाँ में पावर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस या एसडीएफ है। एसडीएफ एक मल्टी एथनिक यूएस बैक्ड मिलिशिया है, लेकिन इसका लीडरशिप और कोर फाइटिंग फोर्स कर्डिश है, वाईपीजी मिलिशिया से। यहीं पर कॉम्प्लेक्सिटी है। पड़ोसी टर्की वाईपीजी को पीकेके का एक एक्सटेंशन मानता है, एक कर्डिश ग्रुप जिसे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। तो अब असाद के चले जाने के बाद वे किस नए खतरे का सामना कर रहे हैं? दमास्कस में सत्ता में आई नई रेबल गवर्नमेंट, जिसका नेतृत्व अहमद अल शरा कर रहे हैं, कि एक सेंट्रलाइजिंग आइडियोलॉजी है। वे एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड सीरियन स्टेट को रिस्टोर करना चाहते हैं। ये विजन सीधे तौर पर उस फेडरलिस्ट ऑटोनोमस मॉडल से क्लैश करता है जिसे कर्ड्स ने रोजावा में बनाया है। डर यह है कि नई गवर्नमेंट एक बार सत्ता कंसोलिडेट करने के बाद कर्डिश ऑटोनॉमी को कुचलने की कोशिश करेगी, जिससे पोटेंशियली सिविल वॉर के भीतर एक नया सिविल वॉर हो सकता है। ये एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। यूपीएससी टेकअवे क्या है? GS2 IR और मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। एलेपो, इडलिब जैसे की सीरियन सिटीज और रोजाबा रीजन की लोकेशंस जानना इंपॉर्टेंट है। कर्ड्स को तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में फैले एक बड़े स्टेटलेस एथनिक ग्रुप के रूप में समझना भी क्रूशियल है, जिनकी ऑटोनॉमी की एस्पिरेशंस रीजनल इंस्टेबिलिटी का एक कांस्टेंट सोर्स है। चलिए कोर कॉन्फ्लिक्ट की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। Following the collapse of the Assad regime, the autonomy of the US-backed Kurdish-led SDF in the Rojava region of northeastern Syria is now threatened by the new government's centralizing agenda. वैक्यूम एक खतरनाक नया फ्लैश पॉइंट बना रहा है, क्योंकि एक यूनिफाइड सीरियन स्टेट का सपना ऑटोनोमस कर्डिश रीजन की रियलिटी से टकरा रहा है। कैन द ED फाइल रिट पिटिशंस बिफोर कोर्ट्स? ब्रॉड माइक्रो थीम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब एक गहरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के लिए जो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की सीमाओं का परीक्षण करता है, ED वर्सेस स्टेट, अ फेडरलिज्म फ्लैश पॉइंट इन द हाई कोर्ट। कोर क्वेश्चन ये है, क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, एक स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल कर सकती है? ये एक फैसिनेटिंग लीगल पजल है। इसे समझने का एक आसान तरीका ज्यूरिसडिक्शन है। अगर आपका अपने पड़ोसी के साथ कोई डिस्प्यूट है तो आप एक लोकल कोर्ट में जाते हैं। अगर दो स्टेट्स, मान लीजिए कर्नाटक और तमिलनाडु, के बीच रिवर वाटर डिस्प्यूट है तो वे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन है, आर्टिकल 131, जो कहता है कि सेंटर और एक स्टेट के बीच डिस्प्यूट्स विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए। यहाँ सवाल यह है कि क्या एक सेंट्रल एजेंसी ED इसे बाईपास करके हाईकोर्ट में जा सकती है? तो वो स्पेसिफिक केस क्या था जिसने इसे उठाया? ये इशू तब सामने आया जब ED ने केरला हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत केरला स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक विट पिटिशन फाइल की। ED ने आरोप लगाया कि स्टेट पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रही थी। केरला स्टेट ने तर्क दिया कि ये एक क्लासिक सेंटर स्टेट डिस्प्यूट है और इसलिए ED को आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक ओरिजिनल सूट फाइल करना चाहिए था। और हाईकोर्ट ने क्या रूल किया? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट से सहमत हुआ? नहीं, सरप्राइजिंगली केरला हाईकोर्ट ने ED के रिट पिटिशन फाइल करने के राइट को अपहोल्ड किया। कोर्ट का रीजनिंग बहुत न्यूआंस था। इसने तर्क दिया कि ED सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और डिपार्टमेंट नहीं है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास PMLA और FEMA जैसे लॉज के तहत पार्लियामेंट द्वारा दी गई स्पेसिफिक पावर्स और ड्यूटीज हैं। तो कोर्ट ने ED को यूनियन ऑफ इंडिया से अलग अपनी खुद की लीगल आइडेंटिटी के रूप में देखा। प्रिसाइसली, हाईकोर्ट ने रीजन दिया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में ED की अपनी ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी है और वह अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज के एनफोर्समेंट की मांग के लिए हाईकोर्ट से अप्रोच कर सकती है, भले ही यह एक स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हो। इसने ED को एक लीगल एंटिटी के रूप में यूनियन ऑफ इंडिया से सेपरेट कर दिया। चलिए यहाँ की आर्टिकल्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। 3 की आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट्स को उनकी रिट पावर देता है, आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट की फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट पावर है, और आर्टिकल 131 जो सुप्रीम कोर्ट को सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स पर एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए की टेकअवे क्या है? GS2 फेडरलिज्म जुडिशरी के लिए ये एक बहुत एडवांस टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 131 और आर्टिकल 226 के जुरिसडिक्शन में डिफरेंस एक क्लासिक क्वेश्चन है। मेंस के लिए ये केस स्टडी फेडरलिज्म की इवॉल्विंग नेचर और इंडिया में सेंट्रल एजेंसीज की लीगल पर्सनालिटी का डीप एनालिसिस करने की अनुमति देता है। चलिए कोर लीगल क्वेश्चन को रिहर्स करते हैं। प्रैक्टिस करें। The legal debate is whether a central agency like the ED should be considered part of the Union of India for disputes under Article 131, or if its status as a statutory body allows it to file a writ petition against a state in the High Court under Article 236. खान पर्सनालिटी राइट्स केस। ब्रॉड माइक्रो थीम, लॉ, हाई कोर्ट से बॉलीवुड के हाई लाइफ तक। हमारा अगला स्निपेट एक लीगल कॉन्सेप्ट पर है जो सेलिब्रिटी कल्चर के युग में तेजी से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बियॉन्ड द स्टार,
प्रोटेक्टिंग सेलिब्रिटी आइडेंटिटी एज अ राइट। ये पर्सनालिटी राइट्स के बारे में है, जो एक सेलिब्रिटी के नाम, आवाज, इमेज और अन्य यूनिक एट्रीब्यूट्स को उनकी परमिशन के बिना कमर्शियली यूज किए जाने से प्रोटेक्ट करता है। इसे इस तरह से सोचें, अमिताभ बच्चन की गहरी बैरिटोन आवाज तुरंत पहचानी जा सकती है। एक कंपनी उनकी परमिशन और उन्हें पे किए बिना एक एडवर्टाइजमेंट के लिए उनकी आवाज का एआई क्लोन इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये उनके पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन होगा। ये अपनी खुद की आइडेंटिटी के कमर्शियल यूज को कंट्रोल करने का राइट है। ये फैसिनेटिंग है। क्या इंडिया में पर्सनालिटी राइट्स के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ है? नहीं, और ये की पॉइंट है। कुछ अन्य देशों के विपरीत इंडिया में पर्सनालिटी राइट्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट या लॉ नहीं है। इसके बजाय ये राइट्स अन्य लीगल प्रिंसिपल्स के कॉम्बिनेशन से डिराइव होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क कोटास्वामी जजमेंट में इसे एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी को शामिल करने के लिए इंटरप्रेट किया। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में रूटेड है। अगर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है तो इन राइट्स को कोर्ट में कैसे इन्फोर्स किया जाता है? उन्हें इंजंक्शंस के माध्यम से इन्फोर्स किया जाता है। इसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत पावरफुल टूल जॉन डो ऑर्डर है। इंडिया में इसे अशोक कुमार ऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है। जॉन डो ऑर्डर क्या है? ये अननोन या अनआइडेंटिफाइड डिफेंडेंट्स के खिलाफ दिया गया एक इंजंक्शन है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऑनलाइन अनोनिमस सेलर्स द्वारा बेचे जा रहे मर्चेंडाइज पर सलमान खान की इमेज का इलीगली उपयोग कर रहा है, तो उसके लॉयर्स कोर्ट से एक जॉन डो ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑर्डर का उपयोग फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को उन प्रोडक्ट्स को हटाने या उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश देने के लिए किया जा सकता है, भले ही एक्चुअल सेलर की आइडेंटिटी ज्ञात ना हो। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? GS2 पॉलिटी और GS3 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये एक ग्रेट टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए पर्सनालिटी राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के वे आर्टिकल 21 से डिराइव होते हैं, एक की पॉइंट है। जॉन डो ऑर्डर की डेफिनेशन भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। In India, personality rights which protect against the unauthorized commercial exploitation of a person's identity are not defined by a specific statute but are derived from the right to privacy under Article 21 and are often enforced using John Doe orders against unknown defendants. मिनी रिकैप, जबकि इंडिया में कोई स्पेसिफिक सेलिब्रिटी लॉ नहीं है, उसके कोर्ट्स क्रिएटिवली फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी और जॉन डो ऑर्डर्स जैसे शक्तिशाली लीगल टूल्स का उपयोग करके किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को कमर्शियली मिसयूज होने से बचाते हैं। Has health spending by the center increased? Broad micro theme, health and public finance. अब एक क्रिटिकल पब्लिक फाइनेंस इशू पर जो हर एक नागरिक को अफेक्ट करता है, द हेल्थ बजट मिथ। वेयर इज द मनी गोइंग? गवर्नमेंट डेटा दिखाता है कि इंडिया में हेल्थ पर पब्लिक स्पेंडिंग खतरनाक रूप से कम बनी हुई है, और ज्यादा चिंता की बात यह है कि स्पेंडिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर घट रहा है, जिससे स्टेट्स पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। कल्पना कीजिए कि एक परिवार का हेल्थ बजट पिता सेंटर का प्रतिनिधित्व करते हुए और मां स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हुए द्वारा संयुक्त रूप से मैनेज किया जाता है। अगर इस जॉइंट हेल्थ फंड में पिता का कंट्रीब्यूशन हर साल कम होता जाता है, तो मां को या तो एजुकेशन या फूड जैसी अन्य एसेंशियल हाउसहोल्ड नीड्स पर स्पेंडिंग में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या परिवार के हेल्थ को सफर करने देना पड़ता है। यह इंडिया में हेल्थ केयर फाइनेंसिंग में जो हो रहा है उसकी एक रफ एनालॉजी है। चलिए हार्ड डेटा पर आते हैं। हमारी पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग कितनी कम है? इंडिया में पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग सेंटर और स्टेट्स दोनों को मिलाकर हमारे जीडीपी के बहुत कम 1.1% पर स्टैग्नेंट रही है। यह मेजर इकोनॉमीज में सबसे कम में से एक है। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने 2025 तक इसे जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का टारगेट रखा था। हम इस टारगेट को पहले ही एक वाइड मार्जिन से मिस कर चुके हैं। आपने सेंटर के शेयर में डिक्लाइनिंग ट्रेंड का उल्लेख किया, क्या आप इसे एलैबोरेट कर सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड है। जबकि ओवरऑल स्पेंडिंग कम है, उसके भीतर हेल्थ में सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टोटल के परसेंटेज के रूप में लगातार घट रहा है। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को एक बड़े और बड़े शेयर का बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। टैक्सेस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के माध्यम से कलेक्ट किया गया पैसा भी अक्सर हेल्थ के लिए पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता है और जनरल पूल ऑफ टैक्सेस में डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स को कैसे अफेक्ट करता है? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। नेशनल हेल्थ मिशन NHM जैसी फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए बजट, जो हमारे रूरल पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बैकबोन है, रियल टर्म्स में यानी इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करने के बाद या तो स्टैग्नेंट रहा है या डिक्लाइनिंग है। ये आशा वर्कर्स की सैलरी से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी तक हर चीज को अफेक्ट करता है। ये यूपीएससी में सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक पेपर्स दोनों के लिए एक वाइटल टॉपिक है। ये एक कोर टॉपिक है। प्रीलिम्स में सेंटर वर्सेस स्टेट हेल्थ एक्सपेंडिचर के ट्रेंड्स, हेल्थ सेस की यूटिलाइजेशन और नेशनल हेल्थ पॉलिसी द्वारा सेट किए गए टारगेट्स पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए की डेटा पॉइंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। India's public health spending is stalled at 1.1% of GDP, far below the national health policy target, with a worrying trend of a declining share from the center, thereby increasing the fiscal burden on states. मिनी रिकैप, एम्बिशियस पॉलिसी गोल्स के बावजूद इंडिया का पब्लिक हेल्थ सिस्टम गंभीर रूप से अंडरफंडेड बना हुआ है और सेंटर से स्टेट्स की ओर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक साइलेंट शिफ्ट सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहा है। Mark Tooley, Finding His Mark, broad micro theme, personalities and modern history. चलिए एक पल के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी को देखते हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए दशकों तक इंडिया की आवाज थी। हम बात कर रहे हैं द ब्रिटिश वॉइस ऑफ इंडिया, मार्क टूली, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जो इंडिया में BBC कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉनिकलर्स में से एक बन गए। एक कहावत है कि जर्नलिस्ट्स हिस्ट्री का पहला रफ ड्राफ्ट लिखते हैं। मार्क टली ने लगभग 30 वर्षों तक इंडिया के लिए वो ड्राफ्ट लिखा।
एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट की कल्पना करें जो सिर्फ एक देश से रिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि उसमें रहता है, उसकी कल्चर को सांस लेता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को बाहर की दुनिया को न्यूआंस और एम्पैथी के साथ समझाता है। वो मार्क टली थे। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पर उनकी आवाज कई लोगों के लिए इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन का उनका प्राइमरी सोर्स थी। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के किस पीरियड को कवर किया? वो 1965 से 1994 तक इंडिया में बीबीसी के ब्यूरो चीफ थे, जो देश के लिए इमेंस टर्मोइल और ट्रांसफॉर्मेशन का एक पीरियड था। उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के साथ वॉर्स से लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन तक, इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की असैसिनेशन, भोपाल गैस ट्रेजेडी और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत तक। उन्होंने कई इन्फ्लुएंशियल बुक्स भी लिखी है ना? हाँ, उनकी बुक्स को उस एरा को समझने के लिए एसेंशियल रीडिंग माना जाता है। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध वर्क्स हैं नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, अमृतसर, मिसेस गांधीज लास्ट बैटल और इंडिया इन स्लो मोशन। उनकी बड़ी स्ट्रेंथ उनका आउटसाइडर इनसाइडर पर्सपेक्टिव था। वह एक फॉरेनर थे जिसने उन्हें एक डिग्री ऑफ डिटैचमेंट दिया, लेकिन वे इतने लंबे समय तक इंडिया में रहे थे कि उन्हें इसकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स की एक डीप इनसाइडर्स अंडरस्टैंडिंग थी। मार्क टली आज एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कैसे रेलेवेंट है? जबकि एक डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन कम लाइकली है, वे कभी-कभी ऑथर्स को उनकी बुक्स के साथ मैच करने के लिए कहते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि GS1 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए उनका काम एक इनवैल्यूएबल प्राइमरी सोर्स के रूप में कार्य करता है। उनकी बुक्स पढ़ने से आपको 1970s और 80s के दशक की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में इंसाइट्स और एनालिटिकल पॉइंट्स मिल सकते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे। चलिए उनकी की रोल को रिहर्स करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मार्क टली, as the long-serving BBC bureau chief in India, became a key chronicler of modern Indian history, reporting on pivotal events from the emergency to the 1991 economic reforms with a unique outsider-insider perspective. मिनी रिकैप। मार्क टली सिर्फ एक जर्नलिस्ट से ज्यादा थे। इंडिया से उनकी एम्पैथेटिक और इंसाइटफुल रिपोर्टिंग ने 3 दशकों तक देश की टर्ब्यूलेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की दुनिया की समझ को शेप किया। ग्रेन्स टू गिगाबाइट्स, अनबॉक्सिंग इंडिया थ्रू FM's स्पीचेस, ब्रॉड माइक्रो थीम, इकोनॉमिक हिस्ट्री। और आज के हमारे फाइनल स्निपेट के लिए चलिए इंडिया के इतिहास को एक यूनिक लेंस से देखते हैं, उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स की बजट स्पीचेस। विषय है ग्रेन्स टू गिगाबाइट्स, अनबॉक्सिंग इंडिया थ्रू FM स्पीचेस। ये स्पीचेस सिर्फ इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट से ज्यादा हैं, वे राष्ट्र की बदलती प्रायोरिटीज का एक क्रॉनिकल है, फूड शॉर्टेजेस से निपटने से लेकर IT रेवोल्यूशन का नेतृत्व करने तक। एनुअल बजट डीच को राष्ट्र की इकोनॉमिक डायरी में एक चैप्टर के रूप में सोचें। यदि आप इन चैप्टर्स को क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं तो आप इंडिया के इवोल्यूशन की कहानी देख सकते हैं। 1950 के दशक की एक डायरी एंट्री डैम्स और फूड ग्रेन्स के बारे में बात करेगी। 2000 के दशक की एक एंट्री सॉफ्टवेयर पार्क्स और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करेगी। वे उस समय राष्ट्र की एस्पिरेशंस का एक आईना है। चलिए इस जर्नी को कुछ की बजट स्पीचेस के माध्यम से ट्रेस करते हैं। चलिए एक क्विक फ्लाई बाय करते हैं। 1947 में पहला बजट R.K. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रेजेंट किया गया था। इसका मेन फोकस पार्टीशन के कारण हुए इकोनॉमिक केओस से निपटना था। 1951 में फाइनेंस मिनिस्टर C.D. देशमुख का बजट ग्रो मोर फूड की थीम पर डोमिनेटेड था, जो इंडिया के फूड सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है। फिर 1991 का लैंडमार्क बजट आया। एग्जैक्टली 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना हिस्टोरिक बजट डिलीवर किया, जिसने फॉर्मली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के युग की शुरुआत की। इंडिया के इकोनॉमिक डायरेक्शन को फंडामेंटली बदल दिया। फिर वर्ष 2000 में फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने जय विज्ञान का स्लोगन दिया, इंडिया के IT सुपर पावर के रूप में इमर्जेंस का एक्सप्लिसिटली सेलिब्रेट करते हुए। अंत में 2017 में अरुण जेटली का बजट 2 की थीम्स पर फोकस था, एक डिजिटल इकोनॉमी का निर्माण और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST के रोल आउट का मैनेजमेंट। इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए की टेकअवे क्या है? GS3 इंडियन इकोनॉमी और GS1 पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए ये इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी की अपनी समझ को स्ट्रक्चर करने का एक शानदार तरीका है। प्रीलिम्स के लिए वे की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्रोनोलॉजी, लैंडमार्क बजट्स प्रेजेंट करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर्स के नाम या भारत निर्माण या अमृतकाल जैसे टर्म्स के पीछे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जो अक्सर बजट स्पीचेस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। चलिए उस खूबसूरत फ्रेज ग्रेन्स टू गिगाबाइट्स की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इसे एक साथ कहते हैं। The focus of India's budget speeches has dramatically evolved from grains and food security under C.D. Deshmukh in the 50s to gigabytes and the digital economy under Arun Jaitley, mirroring the nation's economic transformation. को समझने के लिए सिंगल बेस्ट डॉक्यूमेंट है। ये फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंसी की तलाश से लेकर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप के लिए प्रयास करने तक की एक जर्नी है। वो एक मैराथन था, इतने सारे टॉपिक्स में एक सच्चा डीप डाइव। हमने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स की माइंड बॉगलिंग सैलरीज से शुरुआत की, ISRO के सेटबैक्स का एनालिसिस किया, चाइना के डेमोग्राफिक क्राइसिस को डिकोड किया और अपने ही संविधान में न्यूमरल्स पर भी डिबेट की। हमने जरूर किया। आज की हमारी पूरी डिस्कशन का कॉमन थ्रेड नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल अफेयर्स के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी हर चीज को रीशेप कर रही है, HFT और क्रिप्टो के साथ फाइनेंशियल मार्केट से लेकर पैक्स सेलेला जैसे अलायंसेस के साथ जियोपॉलिटिक्स तक। गवर्नेंस और लॉ के प्रिंसिपल्स को लगातार टेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो सेक्शन 17A पर डिबेट हो, इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने में चैलेंजेस हों या गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हों। ग्लोबल पावर डायनामिक्स फ्लक्स में है, जो अंटार्कटिका और ताइवान दोनों में चीन की एम्बिशंस और ब्रिक्स के माध्यम से डी-डॉलराइजेशन के लिए पुश में एविडेंट है। और अंत में कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के कोर इश्यूज जैसे पब्लिक हेल्थ फंडिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग से निपटना नेशनल एजेंडा के लिए सेंट्रल बने हुए हैं। एग्जैक्टली। तो हम आपको सोचने के लिए एक फाइनल थॉट के साथ छोड़ते हैं।
हमने पैक्स सिलिका पीस थ्रू सिलिकन के बारे में बात की, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए एक अलायंस है। इसी तर्ज पर सोचते हुए अगला ग्रेट जियोपॉलिटिकल रिसोर्स क्या हो सकता है जिस पर राष्ट्र अलायंसेस बनाएंगे? क्या हम ट्रांस बाउंड्री रिवर्स और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर कंट्रोल के लिए पैक्स एक्वा देख सकते हैं, या शायद एक पैक्स डेटा ऑथोरिटेरियन डिजिटल मॉडल्स के खिलाफ ग्लोबल डेटा फ्लोज के लिए रूल सेट करने के लिए डेमोक्रेटिक नेशंस का एक अलायंस? भविष्य के बैटलफील्ड्स जमीन के नहीं बल्कि उन रिसोर्सेज के हो सकते हैं जिन्हें हम अभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जरूर सोचना इस पर। अंत करने के लिए एक फैसिनेटिंग और थोड़ा चिलिंग सवाल। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया और आपने इसे पूरा सुना तो आप एक सच्चे डीप डाइवर हैं। हमारे लिए एक फेवर करें, उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस सेशन को लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेल इन्फॉर्म्ड होने के बारे में सीरियस है। हम अपनी अगली डीप एनालिसिस के साथ वापस आएंगे। तब तक कीप डिगिंग डीपर।